मैं इंटरव्यू में गया MBA के, जो मैं प्री प्लेस हुआ, तो उन्होंने मुझे बोला कि वाई शुड बी हायर यू। मैं मत करो सर। मैं कहा मैं तो सीखने के लिए आऊँ, आप सिखाओगे मैं करूँगा, मजा आएगा, दोनों को मजा आएगा, दोनों ग्रो करेंगे। कहता फिर जब मजा आना बंद हो जाएगा छोड़ देगा? मैं हाँ छोड़ दूँ। VCs और एंजल्स को कैसे अप्रोच किया जाता है और कैसे पिच किया जाता है? घर वाले बच्चों को ग्रो नहीं होने देते, उंगली पकड़ के चलते हैं। वहाँ पे बच्चा कोई भी फैमिली से बिलोंग करता है, उसको निकाल देते हैं घर से, जा खुद सेटल हो, पढ़ाई खुद कर, सब कुछ खुद कर। अब वो बच्चा कर रहा है, वो पहले ही डेवलप हो चुका है, उसको एक दुनियादारी की समझ आ चुकी है। आज में बच्चे 21-22 साल के बच्चे जो रीलें चला रहे हैं, उनको ऐसा लगता है कि भाई अभी मैं रील निकाल के निकलूँ और भाई पूरी दुनिया मेरा इंतजार कर रही है, मैं बिजनेस शुरू करूँगा, लोग वेट करेंगे मेरा, ओहो मैं ऐसा छा जाऊँगा। रियलिटी ये नहीं है ना, उन लोगों ने वो रियलिटी हिट कर ली है। फिर वो ग्रेजुएशन करते हैं और वहाँ पे ग्रेजुएशन का लॉजिक क्या है, मतलब पढ़ाई का लॉजिक क्या है, आप बीच में अगर ड्रॉप करते हो तो फिर से रीजॉइन कर सकते हो। यहाँ की तरह नहीं है कि छोड़ दिया और फिर छोड़ दिया, खत्म। जितने लोग ड्रॉप आउट करते हैं उसमें से कितने % लोग सक्सेसफुल होते हैं, ये डेटा एक बार जो निकाल के दो फिर बात करते हैं। अकॉर्डिंग टू यू 3 रीजंस व्हाई स्टार्टअप्स फेल। ऑलरेडी जो एक लॉस मेकिंग कंपनी है या एक स्टार्टअप है जो ऑलरेडी लॉस मेकिंग है, उसको एक फंडिंग के बाद दूसरी फंडिंग कैसे मिलती है और वो भी अपर वैल्यूएशन पे? इफ अ पर्सन इज डूइंग इंस्टाग्राम, ठीक है, इन्फ्लुएंसर बनना चाहता है, बेस्ट टू बेस्ट रीच चाहिए और बहुत सारे फॉलोअर्स भी चाहिए, क्या मंत्र है उसके पीछे? नंगा नाचो, बहुत चलोगे। बेस्ट है ये अभी तक। सबसे बढ़िया तरीका है। It's not about ideas, it's about making ideas happen. आज के हमारे गेस्ट हैं साहिल खन्ना। ये एक एंटरप्रेन्योर, बिजनेसमैन, बिजनेस कोच और एक यूट्यूबर भी है। आज के पॉडकास्ट में हमने उनसे बात की इंडिया में स्टार्टअप कल्चर की, बिग कंपनीज के बिजनेस मूव्स की, मार्केटिंग की और कैसे एक आइडिया कन्वर्ट होता है एक बिजनेस में। इस पर भी हमने डीप कन्वर्सेशन की और ऐसे ही कई कॉन्सेप्ट को एक्सप्लोर भी किया। So let's get the show started. Lights, camera, and action. हाय साहिल, वेलकम टू मिसफिट। हाय थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। कैसा लग रहा है मजा लग आके रहा हमारे शो पे? यू आर योरसेल्फ अ होस्ट। है। नहीं अच्छा लग रहा है, दो बंदों के साथ में तो एक नया एक्सपीरियंस है मेरे लिए। सो बीइंग अ यूट्यूबर, डिजिटल मार्केटर, ग्राफिक डिजाइनर, केमिकल इंजीनियर, बिजनेस कंसल्टेंट, मजदूर कह सकते हैं। तो रईस मजदूर। नहीं, हमने मजदूरी भी करी है। इतनी सारी चीजें एक साथ बैलेंस कैसे करते हो? हो जाता है, मतलब टाइम, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि पहले हम वेले थे थोड़े से, तो उस टाइम पे हमने काम किया, तो उस टाइम पे वो स्किल भी डेवलप होता चला गया। फिर जब हम थोड़ा थोड़ा फैमिली मैन बनने शुरू हो गए तो फिर टीम आ गई, फिर टीम करने लग गई। तो उससे पहले सब कुछ खुद करते थे, अब टीम करती है ज़्यादा। मोर ओवर मैं एक गाइडिंग फोर्स की तरह काम करता हूँ। जर्नी के बारे में पूछते हैं आपकी। ठीक है। कहाँ से लपास की स्टार्टिंग, आपका एजुकेशन बैकग्राउंड? मेरा एजुकेशन बैकग्राउंड पहले बता देता हूँ। मैंने केमिकल इंजीनियरिंग करी है और कोई केमिकल इंजीनियरिंग का काम नहीं करता हूँ मैं। मैंने मार्केटिंग और इंटरनेशनल आपका फैमिली बिजनेस भी तो है? हाँ, केमिकल का काम है मेरा। एक कंपनी है हमारी, तो उसके अंदर मैं अभी भी डायरेक्टर हूँ, तो वो वाला काम है, यूगिन केमिकल्स। और दूसरा फिर मैंने मार्केटिंग इंटरनेशनल बिजनेस में MBA करी है। अभी रिसेंटली मैंने IIM से, इंदौर से डिप्लोमा किया है प्रोडक्ट मैनेजमेंट के ऊपर। ओह दैट्स नाइस। मतलब केमिकल इंजीनियरिंग कर ली, वो तो मेरे ख्याल से फैमिली बिजनेस था, तो हाँ, मतलब लॉजिक ये था कि मैंने एग्ज़ाम दिया, मेरे को बिल्कुल मतलब 12th के बाद ना, अभी तो बच्चे बहुत ज़्यादा समझदार हो गए, मैं समझदार नहीं था, तो मुझे कुछ नहीं पता था करना क्या है। मुझे कंप्यूटर का शौक था, मैं चाहता था खुद से कंप्यूटर इंजीनियरिंग करना, बट घर वाले चाहते थे केमिकल इंजीनियरिंग करना। तो घर वालों ने बोला बेटा देख, फैक्ट्री लगानी है, तेरी मर्जी, करियर खुद बनाना खुद बना ले, वरना हमारी फैक्ट्री संभाल लियो। मेरे को फैक्ट्री वाला ऑप्शन ज़्यादा अच्छा लगा। तो मैंने केमिकल इंजीनियरिंग कर ली। अब केमिकल इंजीनियरिंग में घर वालों ने एक बहुत अच्छी चीज़ करी मेरे साथ, मुझे लगता है। हमको ना मेरे को फंड्स नहीं मिलते थे। 5,000 रुपये महीना बांधा हुआ था कि इतने रुपये मिलेगी, इतने रुपये में सर्वाइव करना है। पॉकेट मनी नहीं, वो सब कुछ था। Which year this? ये मैं बात कर रहा हूँ शायद 2009। ठीक है। तो मेरे को 5,000 रुपये में क्या क्या करना है, मुझे रेंट देना है, मुझे ब्रेकफास्ट लंच डिनर करना है, मुझे कुछ भी प्रिंट आउट का काम है वो करना है, जो भी करना है ना वो उस 5,000 रुपये में जीना है। तो मेरे पास कुछ नहीं बचता था, 100 रुपये बचता होगा मैक्सिमम। और 100 रुपये में मतलब आप ये मान के चलो मैकडी भी नहीं जा सकते। रेंट का आपको किस चीज़ का रेंट देना होता था? रूम रेंट, अच्छा, जो भी आपको करना है बेसिकली। ओके। हॉस्टल फीस, सब कुछ उसी में है 5,000 रुपये में। मतलब 5,000 में जो करना है 5,000 रुपये दे दिए, कर ले, बस बात नहीं होता तो सर्वाइव कर 5,000 रुपये में। अब ये 5,000 रुपये इसमें रह, खा, पी, साबुन ले, कुछ भी ले।
अब 100 रुपये में मैकडी भी नहीं जा सकते आप। हाँ। और मेरे को- 2009 में भी नहीं जा सकते थे। हाँ, तो 100 रुपये में कुछ नहीं होता था मतलब। और मतलब लॉजिकली अगर आप ट्रैवल भी करने के लिए जा रहे हो, मैं बेसिकली हमारा जो कॉलेज था वो थोड़ा सिटी से दूर था, तो अगर आप सिटी की तरफ भी जा रहे हो तो 40-50 रुपये तो खर्चा सिटी जाने का था। दून से दून में, आपने- देहरादून में, देहरादून तो में। आपका सिटी जाने का था, तो पैसे बचते ही नहीं थे। तो कहते हैं नेसेसिटी होती है, उसकी वजह से आप कुछ ना कुछ कर लेते हो। तो अगर मैं बात करके चलूँ तो लपास का ओरिजिन शुरू हुआ वो यहीं से हुआ, दून से। दून से। ओके। तो उस टाइम पे पैसे थे नहीं, तो कोई आया, हम क्रिकेट खेलते थे, शाम को क्रिकेट खेलते थे। तो एक बंदा था, उसने कहा कि भाई मेरे को वेबसाइट, मैं हमेशा से आउटस्पोकन था, बकचोद, दिल्ली वाला बकचोद बच्चा जो सबसे मजे करता है, सबसे दोस्ती रखता है। तो एक बंदा आया मेरे को, कहता कि भाई एक काम करवाना था, वेबसाइट बनवानी थी, बन जाएगी? अब बन जाएगी, वो टेंशन नहीं। सब करवा पैसे वैसे की बात करी, शायद 10,000 रुपये मिल रहे, मतलब ठीक मिल रहे थे, तो याद नहीं कितना अमाउंट मिल रहा था। मेरे को भाई मिल रहा है, मेरे को पैसे मिल रहे हैं। अब मेरे दिमाग में क्या था, मैं केमिकल इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, मेरे दोस्त है कंप्यूटर साइंस वाले, उनसे करवा लूँगा, हो जाएगा काम। अब कहानी ये थी, मैं पहले सेमेस्टर का बच्चा था। अब जिन्होंने इंजीनियरिंग करी है उनको पता होगा कि कुछ नहीं पढ़ाते। अब मैं पहुँच गया उनके पास, माँ भाई काम मिला है, आधा बैठ के ये करेंगे वो करेंगे, वेबसाइट बनाते हैं। बिजनेस प्लानिंग होगी वहीं हाँ, पे बैठे। मतलब भाई हमको तो सिखाया ही नहीं क्या। मैं फिर किस लिए कंप्यूटर इंजीनियरिंग कर रहे हो तुम, आता दाता कुछ है नहीं। पर पैसे सबके लिए एक ड्राइविंग फोर्स थी। Right. इसके चक्कर में सबने कर दिया, हमने इधर उधर से इंटरनेट से सर्च, अब तो यूट्यूब वीडियोस है, उस टाइम कुछ नहीं था, ब्लॉग्स पढ़ने पड़ते थे, सब कुछ ऐसे करना पड़ता। तो मैंने कर दिया, कैसे भी कर करके हम सब ने मिलके कर दिया, एग्जीक्यूट कर दिया, एग्जीक्यूट हो website गया। बना तो वो इंटरनेशनल था बंदा, दी। अच्छा। बंदा ऑस्ट्रेलिया का था, वो हो गया, सही। वो खुश। अब वो कहता भाई एसईओ भी कराना था, हो जाएगा। अब वो कॉन्फिडेंस इस लेवल का था, भाई हम तो कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी दे तो दुनिया की होता है चीज। वो फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर वाले जो वो नहीं, पहले क्या था, आपने कुछ आता नहीं था, आपको जीरो थे आप, हाँ। पर आपने वो फिगर आउट करके चीज कर दी और सामने वाला खुश भी हो गया और वो आपको आगे काम दे रहा है। तो मतलब एक लेवल पे आ चुका है कि अब तुम मुझे दुनिया की कोई भी काम दे दो, मैं ढूंढ पाड़ के कर तो दूंगा ही। तो मैंने कहा हो जाएगा। फिर हमने एसईओ ढूंढा, कर दिया। अब एसईओ ओवरनाइट रिजल्ट तो देता नहीं, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम देता, हमने करना शुरू कर दिया। अब वो आया, कहता भाई गूगल एड्स करनी है, हो जाएगा, वाह भाई कर देंगे। ये भी कर देंगे। अब गूगल एड्स रन करी तो रिजल्ट नहीं आया ठीक, तो हमने पैसे वापसी कर दिए। हमने कहा भाई हमसे नहीं हो रहा है। अब वो बाद में जब मैंने एमबीए करी तब मुझे समझ में आया कि क्यों नहीं हुई, क्यों वो रिजल्ट ठीक नहीं आया था, क्योंकि मुझे मार्केटिंग समझ में नहीं आती थी, टारगेटिंग समझ में नहीं आती थी। इंटरनेट पे तो बस लिखा हुआ है, यहाँ क्लिक करो, ऐसे क्लिक करो, वैसा क्लिक करो, हमने वैसा वैसा क्लिक करके कर दिया, बट काम नहीं हुआ। तो ये कौन सी ईयर की बात? ये वही चल रहा है, 2009 ही चल रहा है, 2009 ही चल रहा है बीच है, हाँ 9 ही चल रहा होगा या 10 की स्टार्टिंग हो गई होगी। फिर अब कहानी ये थी, उस बंदे को हम अच्छे लग गए, पैसे भी वापसी कर दिए, काम भी करके दे दिया, Trust build हो गया। ट्रस्ट बिल्ड हो गया। तो उसने हमको रेफरल्स आने शुरू कर दिए, तो फिर आने शुरू हुए रेफरल्स, और फिर वो काम बढ़ना शुरू हुआ और हमने ऐसी दोस्तियारी में काम किया है पूरी इंजीनियरिंग। अब कहानी मैं ये बोलता हूँ कि हमने लपास का ओरिजिन 2009 में किया, बट लपास एज अ वर्ड था ही नहीं। लपास एज अ वर्ड शायद मैंने 2003 मतलब थर्ड ईयर में या सेकेंड ईयर में खरीदा था इंजीनियरिंग के। वो भी क्यों खरीदा था, एक दोस्त था, अब हम इंटरनेट वाले हो चुके थे, राइट। ब्लॉग पढ़ते थे, थ्रेड्स पढ़ते थे, वो भी सब पढ़ रहे और रोज नई नई बातें एक दूसरे से डिस्कस करते थे। तेरे को पता है ऐसा होता है, ऐसा होता है। तो एक बंदे ने बताया, तेरे को पता है भाई, एक कंपनी ने ना अपनी डोमेन बेची है 70 रुपये की, तो डोमेन का भी बिजनेस बहुत बड़ा होता है। अब पैसे थे, अच्छे आ रहे थे पैसे, तो खर्चे थे नहीं, तो पैसे लगाने हैं कहीं पे, तो हमको पता लगा डोमेन का बिजनेस बहुत अच्छा है। तो मैंने डोमेन लेने के लिए सर्च मार ली, तो एक थ्रेड पढ़ा, डोमेन कैसे लेते हैं भाई, सबसे कम कैरेक्टर्स होने चाहिए, उसका मतलब होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। मैं मारता गया, कुछ नहीं मिला। फिर लापास बनाया फ्रेंच वर्ड से, ओके, व्हाट डज दैट एग्जैक्टली मीन? कुछ नहीं है, कुछ भी मतलब नहीं। बट इंटरनेट पे सर्च मारोगे तो अब आता है, हम एसईओ वाले बंदे हैं, तो हमने ऑप्टिमाइज कर दिया, लापास का मतलब बना दिया। बट एक्चुअली लापास का मतलब मैंने खुद बनाया है वर्ड। अब लोग कुछ भी बोलते हैं, मैंने आजकल देखा कोई ब्रांड लापास के नाम से चला रहे हैं। लोग लपास के नाम से ब्रांड बना के चला रहे हैं, लपास के जूते, लपास के मसाले। मैं कहा भाई बेच लो तुम भी। तो लपास का क्या था, मेरे को ली मेरिडियन पसंद था। अब मैं मिडिल क्लास फैमिली से था, फाइनेंशियली उतने सही नहीं थे हम, तो ली मेरिडियन बहुत बड़ी चीज़ होती थी। तो ली का उल्टा होता है ला फ्रेंच में, तो ला, और उसके आगे कुछ जोड़ना था, तो पास हैज होता है, तो ऐसे ही कोई वर्ड था, मैंने लिख दिया, जोड़ दिया, बन गया। वो भाई मिल रहा है लापास, लापास, तो लापास और पास लिया, वो लापास, भाई ये तो बहुत जबरदस्त चीज़ लग रही है। फिर मैंने ले लिया और मैंने कहा बेचूंगा करोड़ों रुपए का, छोड़ दो। वो पड़ा हुआ है। अब कहानी क्या होती थी, कभी बार क्लाइंट्स की वेबसाइट बननी है,
अब वो डोमेन नहीं दे रहे तो मेरी डोमेन पे बना लेते थे हमको कहीं से कोई बनी बनाई स्क्रिप्ट मिल गई, पता लगा ये बिजनेस बहुत बढ़िया है, हमने वो स्क्रिप्ट रन कर ली उस वेबसाइट के ऊपर। तो लपास कोई एज एन एजेंसी नहीं थी, वो एक डोमेन था मेरे पास जो पड़ा हुआ था, उसको मेरे को फ्यूचर में बेचना था। MBA करी, MBA मैंने घर वालों को क्लियर कट बोला, मैंने कहा पापा मुझे अगर आप चाहते हो बिजनेस में घुसाना तो मुझे MBA करनी है, क्योंकि क्या होता है फाइनल ईयर में ना इंजीनियरिंग की आप इंटर्नशिप करते हो। तो मैंने जब इंटर्नशिप करी तो मैंने पापा के पास बैठ के समझ में आया मुझे कुछ नहीं आता है, या मुझे नहीं आता है या उन्हें नहीं आता है ये मुझे क्लियर हो गया था, क्योंकि मेरे पास क्या था, मेरे पास ना एक नेक्स्ट लेवल कॉन्फिडेंस था कि भाई कुछ भी कर लेता हूँ मैं तो, पैसे तो कमा लूंगा। हाँ नहीं, क्योंकि पैसे मैं तो कर कमा ही रहा रहे थे था, ना। पैसे कमा ही रहा था और हम कुछ भी कर रहे थे, जो नहीं आता वो कर लेते हैं, तो इस लेवल का कॉन्फिडेंस था मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ। और जब पापा के पास जा रहा हूँ तो समझ में ही नहीं आ रहा कुछ, ये क्या बातें कर रहे हैं भाई, ट्रेडिशनल बिजनेस का डिफरेंस बहुत बड़ा उनका है। काम करने का तरीका एकदम अलग है और मुझे समझ में नहीं आ रही बातें मेरी क्या खुद की मेरे फादर से इस चीज पे बड़ी बहस होती थी, वो कहते थे ऐसे नहीं। मैं कहा यार पापा समझो ना यार बात को, हाँ। व्हाट आर यू सेइंग, दिस इज नॉट व्हाट विल हैपन। बट वो उनका अपना मेथड है, अपना तरीका है। हाँ मैंने क्लियर करा, मैंने पापा सही है या मैं सही हूँ मुझे नहीं पता, क्योंकि मैंने कभी एजुकेशन ही नहीं ली ना पढ़ा इसमें MBA में, मार्केटिंग में, बिजनेस में। तो मैंने कहा मैं सीखूंगा, तब मैंने मार्केटिंग इंटरनेशनल बिजनेस में किया। इंटरनेशनल बिजनेस घर वालों के लिए था, पापा देखो केमिकल काम कर रहा हूँ, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं हम, उसको ग्रो करना है तो करवा दो मुझे ये। मार्केटिंग मुझे इसलिए करनी थी क्योंकि मैं मार्केटिंग कर रहा था। इस चीज़ में मेरा एक क्वेश्चन है, फॉर यू एजुकेशन चेंज द वे यू लुक हाउ टू डू बिजनेस। आजकल इतना ट्रेंड क्यों है ड्रॉप आउट्स का, और लोग क्यों बोल रहे हैं कि आपको पूरी एजुकेशन की ज़रूरत नहीं है एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनने के लिए, एक ब्रांड बनाने के लिए, एक प्रोडक्ट बनाने के लिए? और एग्जांपल्स भी हैं हमारे पास काफ़ी ड्रॉप आउट्स के जो आज पर कितने बड़े- इंडिया में कितने हैं? कहानी तो ये है, देखो पता क्या है, बाहर का ड्रॉप आउट और इंडिया के ड्रॉप आउट में बहुत फ़र्क है। यहाँ का जो बच्चा होता है ना, उसको मम्मी कहती है मेरा बच्चा, मेरा बच्चा। वो जब तक शादी नहीं होती ना, वो मेरा बच्चा ही रहता है। हाँ, शादी के बाद तो अगर कोई बिजनेस फैमिली से भी बिलोंग करता है, और ये क्लियर कट बोल रहा हूँ सभी को, बुरा लगे या ना लगे, घर वाले बच्चों को ग्रो नहीं होने देते, उंगली पकड़ के चलते हैं। वहाँ पे बच्चा कोई भी फैमिली से बिलोंग करता है, उसको निकाल देते हैं घर से, जा खुद सेटल हो, पढ़ाई खुद कर, सब कुछ खुद कर। अब वो बच्चा कर रहा है, वो पहले ही डेवलप हो चुका है, उसको एक दुनियादारी की समझ आ चुकी है। आज में बच्चे 21-22 साल के बच्चे जो रीलें चला रहे हैं, उनको ऐसा लगता है कि भाई अभी मैं रील निकाल के निकलूंगा और भाई पूरी दुनिया मेरा इंतजार कर रही है मैं बिजनेस शुरू करूंगा, लोग वेट करेंगे मेरा, ओहो मैं ऐसा छा जाऊंगा। रियलिटी ये नहीं है ना, उन लोगों ने वो रियलिटी हिट कर ली है। फिर वो ग्रेजुएशन करते हैं, और वहाँ पे ग्रेजुएशन का लॉजिक क्या है, मतलब पढ़ाई का लॉजिक क्या है, आप बीच में अगर ड्रॉप करते हो तो फिर से रीजॉइन कर सकते हो। यहाँ की तरह नहीं है कि छोड़ दिया और फिर छोड़ दिया, खत्म। वो कंटिन्यूएशन वाला कॉन्सेप्ट है ना, हमारे यहाँ तो हाँ गए तो गए। गए तो गए। और वहाँ पे ना एजुकेशन डिग्री को इतना वैल्यू नहीं किया जाता, इंडिया में किया जाता है। तो बहुत सारी चीज़ें ना फ़र्क है मेरे हिसाब से, लोग सोचते हैं, पर मुझे लगता है कि जो आज मैं हूँ, कहीं ना कहीं मुझे एक थोड़ी सी फॉर्मल एजुकेशन ने ट्रांसफॉर्म तो किया है। जो मैं पहले मार्केटिंग इंटरनेट से सीख के कर रहा था, फिर जब मैंने MBA करी ना, मेरे को मार्केटिंग समझ में आई कि भाई मैं फेल क्यों हो रहा था, गलती क्या थी मेरी, वो क्लियर हो जाता है। फंडामेंटल्स क्लियर हो गए। मैंने अभी रिसेंट टाइम में, अभी खुद सोचो कि मैं एजेंसी रन कर रहा हूँ, मैं अच्छा खासा सक्सेसफुल हूँ, यूट्यूब पे आके कुछ भी कर रहा हूँ, आज AI का ज़माना आ गया, चैट GPT, ब्लॉग सब है, कोर्सेज ले सकता हूँ। और मैंने प्रोडक्ट मैनेजमेंट का कोर्स किया अभी, क्योंकि मुझे जानना था यार एक प्रोडक्ट बनता कैसे है फॉर्मल तरीके से। मतलब मैं अभी तक क्या करा, दोस्ती यारी, पहिए बना दे, मज़ा नहीं आया, हटा इसको, ऐसे कर ले, ऐसे कर ले, अपने हिसाब से चल रहे थे। तो कोर्स करके मेरे को एक फॉर्मल तरीका समझ में आया, भाई असली दुनिया ऐसा करती है, अब मैं इनोवेट कर सकता हूँ इस तरीके को, बट एक्चुअल तरीका क्या है वो समझ में आता है। तो मैं तो हमेशा से अगेंस्ट हूँ। देखो पढ़ाई नहीं करनी तो फिर नहीं करो, ड्रॉप आउट मत बोलो अपने आप को, ये बोलो मैं 10वीं फेल हूँ या 10वीं पास हूँ और मैं ये कर रहा हूँ, बात खत्म। ये मत बोलो भाई आई एम अ ड्रॉप आउट, इसको टैग मत दो, कूल मत बनो। अगर तुम नहीं कर रहे तो नहीं कर रहे ना, बात खत्म। हम अगर अपनी कंपनी में हायरिंग करते हैं तो हम नहीं देखते कि अगर मैं एडिटर हायर कर रहा हूँ तो मैं नहीं देख रहा ग्रेजुएट है क्या नहीं है। सही बात। मुझे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, एडिटिंग आनी चाहिए भाई, तेरे को स्किल बेस होना चाहिए, समझ में आती है। बट अगर मैं अपना एक पर्सनल असिस्टेंट हायर करूँगा तो मैं उसको एजुकेटेड ही हायर करना पसंद करूँगा कि भाई इसको नॉलेज हो, वो संभाल पाए, वो अलग अलग लेवल के लोग मुझसे मिलने के लिए आने वाले हैं, वो उनसे बात कर पाए। तो फ़र्क है ना चीज़ों का। बिल्कुल है। अब एक 10th क्लास बच्चे से कोई आके फंडिंग वैल्यूएशन कुछ पूछ ले, ये कुछ भी पूछ ले, उस नहीं समझ में आया, उसको मेरी तो बेइज्जती हो जाएगी ना। राइट। तो फ़र्क है, मतलब आप कंपेयर नहीं कर सकते दो अलग अलग इकोनॉमीज़ को, दो अलग अलग ऑडियंसेस को। तो मैं तो हमेशा सकी फॉर्मल एजुकेशन
शुड बी देयर, हाँ एंड इफ इट इज नॉट देयर, अगर आप उसके बिना भी सक्सेसफुल हो गए तो उस चीज को कूल मत बनाओ। हाँ कूल यार, सक्सेसफुल हो गए, व्हाट इज सक्सेस और क्या रेशियो है ये तो बताओ मुझे। हाँ। जितने लोग ड्रॉप आउट करते हैं उसमें से कितने % लोग सक्सेसफुल होते हैं, ये डेटा एक बार जो निकाल के दो फिर बात करते हैं। 1 in 100 वाली बात। 1 in 100 भी नहीं होगा, बहुत बड़ा नंबर हो गया 1 in 100, मतलब नहीं है ना ऐसा। नहीं, हम नहीं उसको कर सकते। हाँ मतलब मुझे लगता है, मैं तो इसके अगेंस्ट हूँ। एक फॉर्मल एजुकेशन लेनी चाहिए बंदे को, कॉरेस्पॉन्डेंस से ले लो। आप जॉब भी कर रहे हो और आप प्रैक्टिकल स्किल्स भी सीख रहे हो और साथ में आप सॉफ्ट स्किल्स भी सीख रहे हो, ऐसे कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और कॉलेज जाके ना 10 चीज़ें और सीखते हो, लोगों से बात करना, अलग अलग तरीके के धोखे मिलते हैं आपको ज़िंदगी में, दोस्ती में, प्यार में, हर चीज़ में, उससे आप ना इंसान बनते हो। अपब्रिंगिंग है वो आपकी, लर्निंग फेज। लर्निंग फेज है वो, तो वो आप ये चीज़ें भी तो छोड़ रहे हो ना, आप तो भोले बच्चे रह जाओगे। हाँ, हर पॉइंट ऑफ टाइम में अगर आप लेटर स्टेज में भी अगर आप एजुकेशन ले रहे हो तो भी आपकी लर्निंग्स तो हैं ही ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। फिर एमबीए करके आप पापा के बिजनेस में वापस नहीं गए? गया, मतलब लॉजिक ये था, एमबीए करी, एमबीए करने के बाद मैंने नौकरी करी। अच्छा ठीक है। एमबीए करने के बाद में मैंने कोशिश किया पापा के पास जाने का, पर मुझे समझ में नहीं आया फिर से। अब मैंने कहा मैं नौकरी करके देखूंगा कंपनियां कैसे काम करती है, और इसके 2 रीज़न थे। एक रीज़न ये था कि मैं कंपनी रन कर रहा था, मैं एम्प्लॉयज़ चला रहा था, उनको सैलरियाँ दे रहा था, बट अगेन मेरे को कोई रूल नहीं पता। मेरे कॉलेज में मैंने एचआर नहीं करी है, या एचआर वालों को भी नहीं पता होता, बट एक्चुअली कंपनी रन कैसे करनी है, एम्प्लॉयज़ को कैसे अपलिफ्ट करना है, कल्चर कैसे बनाना है, पता ही नहीं कुछ चीज़ें। हम तो वो थे भाई, ठीक है काम कर लो, यहाँ से आ गया, इधर पैसे ले लो, तुम पैसे ले लो, ये हो गया वो हो गया, खुश रहो, पार्टी कर ली, सैटरडे चले आओ, पिज्ज़ा पार्टी चल रही है, वो डोमिनोज़ के चीज़ बस पेपर पनीर मंगा लिए, सबने बैठ के खा ली, कोल्ड ड्रिंक पी, बस हो गया। यही चल रही थी हमारी ज़िंदगी। बट नौकरी जब मैंने करी तो पहले मेरे को याद है, मैं प्री प्लेस हो गया था कॉलेज से, तो 22,000 रुपये की नौकरी मिली थी मुझे। पैसे मेरे लिए कुछ बहुत बड़ा किक नहीं था, बट कहानी ये थी, मुझे स्टार्टिंग में बिजनेस एनालिस्ट का रोल मिल रहा था। एक फ्रेशर को बिजनेस एनालिस्ट का रोल नहीं मिलता, तो मैं उस रोल ठप्पे के लिए चला गया कि यार सीखने को मिलेगा, मस्त मस्त चीज़ें सीखने को मिलेगी। तो जब मैं वहाँ पे गया तो रोज़ जा रहा हूँ, मैं रोज़ आ रहा हूँ, रोज़ जा रहा हूँ। अब 22,000 रुपये में से मैंने अपने घर वालों को बताया, नौकरी लग गई, सब खुश, मैं सबको बारबेक्यू नेशन पार्टी दे आया। मेरा 25-26 हज़ार रुपये का खर्चा आ गया, 4-4.5 हज़ार रुपये में लॉस। पहली सैलरी नहीं आई है अभी, पहले ही लॉस में हूँ मैं। अब महीने के एंड में सैलरी आई मेरी, आप क्या कहते हो कितनी सैलरी आई होगी मेरी? रोज़ गया हूँ मैं। 22,000 रुपये आप बोलो तो 22,000 तो आए होंगे। 22,000 सैलरी थी, इन हैंड वाला भी सीन होता है कुछ। अच्छा, वो ठीक है ना, कट कटा के वाला सीन होता है, पर मेरे को सब कुछ कट कटा के आए थे 2-2.5 हज़ार रुपये। हैं? मतलब हाउ इज इट पॉसिबल? मैं 22,000 रुपीस मैं चढ़ गया लड़ने के लिए, मजाक चल रहा है, इतने तो खर्चा है मेरा आने जाने का। रोहिणी रहता हूँ, रोहिणी से मैं अप डाउन कर रहा था। राइट। तो उन्होंने मेरे को बताया कि देखो आप ना लेट आते थे और थोड़ी जल्दी निकल जाते थे, तो ये शॉर्ट लीव होती है, ये हाफ डेज होते हैं, इतनी शॉर्ट लीव, इतने हाफ डे होते हैं, इतने हाफ डे, इतने फुल डे होते हैं, इतने ये वो, और इसकी वजह से मिला जो लोग इतनी छुट्टियाँ हो गई। ओ भाई ये क्या वसूड़ी है, उनका ऐसा भी होता है। हमारी कंपनी में तो क्या होता था, मैं तो ये कहता था काम नहीं है, छुट्टी, घर बनाओ, क्या करना है हमारे में, जब आना है जब आ जाओ, काम हो जाना चाहिए बस। हमारा तो यही चलता था, मेरे को तो ये रूल ही नहीं पता थे। तो वहाँ जाके ये समझ में आया, पहले महीने हिट हुआ, मैं भाई ये तो बहुत कुछ सीखना है अभी। तो फिर मैंने कंपनी जब नौकरियाँ करी ना, मैं नौकरियों को इस एंगल से भी सोचना शुरू कर दिया कि मैं एक मालिक की तरह कैसे कंपनी को रन कर सकता हूँ, कि उन लोगों ने कॉफ़ी मशीन लगा रखी है, क्यों लगा रखी है, इसके फ़ायदे क्या हो रहे हैं, ये करने के फ़ायदे क्या हो रहे हैं। दैट्स हाउ यू बिल्ड योर एंटरप्रेन्योर माइंडसेट। हाँ, तो वहाँ नौकरी कर करके मैंने बहुत कुछ एसओपीज कैसे रखे जाए, एसओपीज कैसे बनाया जाए, ये सारी चीज़ें ना मैंने घिस के करी है। जनरली बताऊँ तो मैं मार्केटिंग हेड था एक बार एक कंपनी के अंदर, और अभी तक मैं मतलब ये मान लो मैं जॉब कर करके मार्केटिंग हेड तक पहुँच चुका हूँ, और मैं अभी बिजनेस भी चल रहा है मेरा, एजेंसी में जा ही नहीं रहा हूँ, पर मैं नौकरी कर रहा हूँ। क्यों? पैरेलली एजेंसी चल रही है और मैं यहाँ पे नौकरी भी कर रहा हूँ। लापास वाज, हाँ, लापास भी चल रहा है, वाओ, और ये भी चल रहा है। मैं चाहता तो अपने बिजनेस में जा सकता था, पापा के बिजनेस जा सकता था, मैं नौकरी क्यों करी? अब मार्केटिंग हेड बन गए, इतना बड़ा बजट, इतनी बड़ी टीम, ये सब कैसे हैंडल करना है, कैसे लोगों को पैसे देने हैं, क्या करना है, मतलब कैसे नेगोशिएट करना है एजेंसी, कैसे नेगोशिएट। उसमें क्या होता था, मार्केटिंग हेड में फ़ायदा क्या था कि मैं ना एक ई-कॉमर्स में काम कर रहा था, तो हम ब्रांड्स को ऑनबोर्ड करते थे, तो ब्रांड्स से डील भी होती थी, ऑनबोर्डिंग भी सीख गया, ब्रांड से कैसे नेगोशिएट करना है वो भी सीख गया, गया। मार्केटिंग तो कर ही रहे थे, डिजिटल मार्केटिंग तो कर ही रहे थे, वो हो गया। स्ट्रैटेजी कैसे बनानी है, नेक्स्ट लेवल कैसे, उस देखो
हमारी एजेंसी में क्या होता है, एजेंसी में ना आपको पैसे कमाना होता है। हमारा KPI क्या होता है, हमारे लिए टेंशन क्या है, सामने वाले को प्रॉफिट कमा के देना। स्टार्टअप के लिए टेंशन पता है क्या है, पैसा जलाना। हाउ टू बर्न द मनी। आपको ये नहीं समझ में आ रहा भाई 10 करोड़ जलाने कैसे है हफ्ते के अंदर, आप इनोवेटेड तरीके ढूंढ रहे हो पैसे चलाने के। ये फर्क है एक माइंडसेट का। एजेंसी में आप मेजरली प्रॉफिट के ऊपर फोकस करते हो, वहाँ पे कई बार आप प्रॉफिट के लिए फोकस ही नहीं करते। तो ये भी एक बट प्रॉफिट नहीं, प्रोडक्टिविटी तो फोकस होती है ना। अगर आप कैश बर्न भी कर रहे हो और कुछ प्रोडक्टिव नहीं निकल के आ रहा, वो छोड़ देते हैं। वो बहुत सारी चीज़ें हैं स्टार्टअप के अंदर, बट है ऐसा ना कि कई लोग लॉस की तरफ भी जाते हैं, बट वो लॉस कैसे करना है समझ में नहीं आता। हाउ टू कन्वर्ट अ लॉस मेकिंग बिजनेस इनटू अ प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस, वो तो नहीं समझ में आया मेरे को वो तो मैंने छोड़ दिया। मैं मैं थक गया, मतलब ना मैं बंद करे जा रहा हूँ, समझ में नहीं आ रहा कंपनी कहाँ जा रही है भाई, क्यों हो रही है ऐसी। मैंने छोड़ दिया भाई, मेरे से नहीं हो रहा है, मेरी लर्निंग नहीं हो रही है यहाँ पे। हम तो वही धंधे वाले बंदे हैं, 1 रुपये लगाया 2 रुपये आने चाहिए। मेरे को इसके अलावा कुछ समझ में नहीं आता। ये वाली मैथ्स तब समझ में आई जब मैंने फाउंडर में फिल्टर किया बाद में। ओके, जब मैंने स्टार्टअप फाउंडर्स के साथ इंटरव्यू लिया तब मुझे ये समझ में आया। मैं कहा अच्छा ऐसा भी होता है। ये भी होता है लॉस में रह के भी तुम पैसे कमा सकते हो। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बर्न रेट एंड चर्न रेट? ये बर्न रेट का मतलब क्या है, कितना लॉस में जा रहे हो बेसिकली, महीने के अंदर आप कितना लॉस में जा रहे हो। चर्न रेट का मतलब है कितने % लोग आपको छोड़ के जा रहे हैं। एग्जांपल के लिए मेरा एक सैस प्रोडक्ट है और मेरा चर्न रेट 10% मंथली, तो 10% लोग मुझे मंथ बाय मंथ छोड़ के जा रहे हैं, रिटेन नहीं हो रहे। तो अगर मैं अपने सेम बंदों को रिटेन करना चाहता हूँ तो मुझे अपने मार्केटिंग एफर्ट्स को उसी हिसाब से प्लान करना पड़ेगा। और अगर मैं कुछ स्केल करना चाहता हूँ तो उस चर्न के हिसाब से ही मुझे स्केल करना पड़ेगा। मैं एक्सपेक्ट करके चलूँगा कि 10% लोग छोड़ के जाएंगे। एग्जाम्पल के लिए मैं एक सैस प्रोडक्ट चलाता हूँ, 1000 रुपये मैं एक कस्टमर से चार्ज करता हूँ, तो मैं एक कस्टमर को कन्वर्ट करने के लिए कितने रुपये खर्च कर सकता हूँ इसकी कैलकुलेशन करनी है हमको, ठीक है। तो हमने एवरेज देखा, जो एक एवरेज बंदा हमारे पास में रुकता है या एवरेज चर्न रेट मान के चलते हैं, वो 10% है हमारा साल का, कि मतलब साल के अंदर 10% लोग हमको छोड़ के चले जाते हैं। राइट। तो इस मैथ्स के हिसाब से एक बंदे पे अगर हमने महीने से 1000 रुपये कमाए हैं तो साल के अंदर कितना हो गया, 12,000 रुपये, जिसमें से 10% चला गया तो 1250 रुपये, 1200 रुपये चले गए। तो मोटा मोटी 10,000 रुपये के आसपास से ऊपर का मेरा प्रॉफिट है। तो अगर मैं 5,000 रुपये 6,000 रुपये भी खर्च करता हूँ तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कस्टमर को एक्वायर करने के लिए। 1000 मैथ्स वाइज अगर मैं पुराने वाला जो धंधे वाला बंदा हूँ, वो ये कहेगा कि भाई 1,000 रुपये का प्रोडक्ट बेचने के लिए तुम 5,000 रुपये कैसे खर्च कर सकते हो, बट चर्न रेट की मैथ से आप कर सकते हो। बर्न रेट की मैथ्स क्या कहती है, बर्न रेट का मतलब क्या है, बर्न क्या है, बर्न का मतलब है महीने में कितना पैसा जलाया जा रहा है, कितना लॉस किया जा रहा है, सिंपल सी बात। मार्केट ओवरऑल वो कुछ भी हो सकता है। बर्न सैलरीज पे भी होता है, मार्केटिंग पे भी होता है, सब पे भी होता है। फिक्स्ड एसेट्स, फिक्स्ड उस पे भी, कॉस्ट पे भी आपका वो भी बर्न में फिक्स देखो लॉस है बेसिकली। बर्न कितना कर रहे हो का डेफिनेशन ये है कितना लॉस कर रहे हो, ठीक है। एक कूल टर्म है लॉस को बर्न, कि भाई कितना बर्न कर रहे हो। बट एक नॉर्मली आज के टाइम पे बर्न को आप रिलेट करते हो मार्केटिंग एफर्ट से, क्योंकि आपके जो बाकी एफर्ट्स है वो तो वैसे ही रहने वाले, मार्केटिंग में ही ज़्यादा जो पैसा खर्च होता है वो बर्न वहाँ पे होता है। तो बर्न रेट इज कितना % पैसा आप जला रहे हो। अब बर्न का बर्न क्यों समझना जरूरी है, बर्न से आप समझते हो आपका रनवे कितना है। आपके अकाउंट में पड़े हैं 1 करोड़ रुपया, ठीक है, आपका महीने का बर्न है 10 लाख रुपए का, मतलब 10 लाख रुपए का आप लॉस कर रहे हो, तो मतलब आपके पास जो रनवे है वो है 1 साल का, 10 महीने का। तो 10 महीने के बाद में तुम्हारी कंपनी बंद हो जाएगी अगर आपको और फंडिंग नहीं मिली हाँ, तो सिंपल सी मैथ्स ये कहती है कि तुमको फंडिंग रेज करने में 2 महीने लगते हैं, रेज करने के बाद 2 महीने बाद पैसे आते हैं, तो 8वें महीने तक तुम्हारे पैसे रेज हो जाने चाहिए। तो मोटा मोटी 5वें महीने से तुमको इन्वेस्टर की तलाश करनी शुरू कर देनी है, अगर तुम्हारा बर्न रेट और ये ऐसा है तो बर्न का लॉजिक ये है इस तरीके से। और जो चर्न है वो चर्न मेजरली सैस के लिए यूज होता है और वो मार्केटिंग के लिए एक KPI है टू अंडरस्टैंड कि कैसे चल रहा है। और तो अच्छा, इस चीज़ से हम एक और क्वेश्चन ये है कि सीरीज 1 सीरीज 2 हम देखते हैं, यू नो, एक जनरल ऑडियंस, एक मैं हूँ जो एक इकोसिस्टम पे नहीं बिलोंग करता, मैं एक नॉर्मल ऑडियंस हूँ। तो ये सीरीज 1 सीरीज 2 सीरीज A B ये क्या होता है, ये फंडिंग ऐसे राउंड्स क्यों होते हैं? और ये मेन क्वेश्चन ये है कि ऑलरेडी जो एक लॉस मेकिंग
कंपनी है या एक स्टार्टअप है जो ऑलरेडी लॉस मेकिंग है, उसका बर्न रेट बहुत ज़्यादा है, उसको एक फंडिंग के बाद दूसरी फंडिंग कैसे मिलती है और वो भी अपर वैल्यूएशन पे? ये वही वाली बात है जब मैंने नौकरी छोड़ी थी ना, ये आपने वही वाली बात शुरू कर दी। देखो सबसे पहले मेरे को एक आइडिया था मेरे दिमाग में, मेरे को लगता है आग लगा देगा वो आइडिया, तो मैंने उस आइडिया को टेस्ट करने के लिए खुद का पैसा लगाया या किसी दोस्तों से लेके वो शुरू कर दिया। शुरू करने के बाद में मैंने उसको मार्केट करा। अब मार्केट करने के बाद मुझे समझ में आना शुरू हो गया वो शायद चल सकता है, पोटेंशियल है। तो अभी मैं एंजल के पास जा सकता हूँ, अपना पैसा लगा सकता हूँ, जहाँ पे मैं एक प्रोडक्ट मार्केट फिट ढूंढ रहा हूँ कि जो मैं सोच रहा हूँ वो चलेगा या फिर नहीं चलेगा। मतलब मैंने सोचा उड़ने वाले जूते जो कि मैं 2 लाख रुपए के बेचूंगा, सुनने में फैसिनेटिंग लग रहा है, मेरे को ऐसा लग रहा है यहाँ पे भी बहुत सारे लोग क्या 2 लाख रुपए के जूते लेना चाहोगे, शायद मैं लेना चाहूँगा कि भाई मेरे को ट्रैफिक में नहीं फंसना पड़ेगा, मैं उड़ के एक जगह से दूसरी जगह चला जाया करूँगा और मुझे गाड़ी की जरूरत नहीं है, ये नहीं है वो नहीं। हाँ ठीक है, एक प्रैक्टिकल आइडिया बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने अपने दोस्तों से पूछा क्या भाई ओए जल्दी लाओ भाई मेरे को शुरू करना है। ठीक है, मैंने अब उसको लॉन्च किया। लॉन्च करने के बाद में जब मैंने देखा लोगों से पैसे मांगने लगा, भाई 2 लाख दो मैं जूते दूंगा, लोग क्या पागल हो गया क्या, अबे मैं ऊपर उड़ गया, गिर गया, मर गया, लीक हो गया, ये हो गया। तो प्रोडक्ट मार्केट फिट मुझे ये बताता है कि जो मैंने सोचा वो चलेगा या नहीं चलेगा बेस्ड ऑन डेटा। मतलब देखो सिंपल सी बात, आइडिया जब भी हम सोचते हैं ना, मेरा आइडिया सबसे बेस्ट होता है, मुझसे बड़ी आइडिया किसी के पास नहीं होता है। उसके बाद जब मैं आइडिया अपने दोस्तों को बताता हूँ ना, तो 2 टाइप के दोस्त होते हैं। एक होते हैं जो गाली देते हैं, भाई कुछ नहीं कर सकता तू, और दूसरे दोस्त होते हैं जो कहते हैं ओए होए 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 मज़ा आ गया भाई, तुम कह रहे हो भाई एक मोमोज की रेडी खोलनी हो क्या, ओए भाई खोल तू, बस मेरे 50 दोस्त सारे तेरे पास लेके आऊँगा, देख तू इतना कमा लेगा। रातों रात बैठ के वो पेपर पे करोड़पति बन चुके होते हैं, पर जब रियलिटी में आप लॉन्च करते हो तो कहानी अलग होती है। तो इस स्टेज को भी कहते हैं प्रोडक्ट मार्केट फिट। जब चीज़ सेटल हो गई है, तो जब प्रोडक्ट मार्केट फिट होता है तब होता है सीरीज ए राउंड। ठीक है, जहाँ पर VCs आते हैं, एंजल भी आ सकते हैं पर VCs आते हैं। एंजल मतलब मैं आ गया, मैंने खुद पैसे डिफरेंस भी बता दो एंजल्स और एंजल का मतलब एक इंसान है जिसके पास अपने खुद के पैसे और वो आप पे लगाना चाहता है। ओके, और वो खुद अपने पैसे लगाएगा, और वो उसका सिंपल सी बात, खुद के पैसे बहुत सारे नहीं होने वाले, वो छोटा अमाउंट ही आपकी कंपनी में लगाने वाला है और उसका स्टेक ले लेगा और सिंपल सी बात, अगर एंजल स्टार्टिंग राउंड में आ रहा है, प्रोडक्ट मार्केट फिट से पहले आ रहा है, लॉजिकली सीरीज ए से पहले आ रहा है, तो उसका पैसा बहुत रिस्की है, तो वो आपसे कंपनी की परसेंटेज भी ज़्यादा लेगा। ठीक है। हाँ। अब सीरीज ए राउंड की बात करके चले तो यहाँ पे क्या हुआ, VCs आ गए। अब VC क्या है, वेंचर कैपिटलिस्ट एक कंपनी है जहाँ पे मेरे जैसे लोग उसको पैसा देते हैं और वो आगे लगाता है। जैसे एक म्यूचुअल फंड कंपनी होती है, वैसे ही VC है। ओके, अब VC के पास में बाकी बहुत सारे लोगों का पैसा है, वो आगे लगा रहा है कंपनी के ऊपर, और वही सेम काम चल रहा है, और वो बाकी लोगों को, अपने बंदों को पैसे कमा के दे रहे हैं। हाँ बस एज अ VC, ऐसा VC। अब जैसे अगर कोई कंपनी में हमने इन्वेस्ट किया, आज वो 100 करोड़ की थी, कल वो यूनिकॉर्न बन गई, तो पैसा बहुत मल्टीप्लाई हो गया, मतलब ऑलमोस्ट 80x हो गया, तो 80x उनका पैसा भी 75x हो जाएगा। व्हाट एग्जैक्टली इज द यूनिकॉर्न? 8,000 करोड़ की कंपनी, 8,000 करोड़ की कंपनी, बिलियन डॉलर कंपनी, $1 बिलियन डॉलर कंपनी को हम कहते हैं यूनिकॉर्न। तो अभी क्या 8200 करोड़ की कंपनी, ठीक है ना, आसान है मतलब ना सिंपल है, डॉलर के सब सिंपल है, सब बहुत आसान सब है, बहुत तो पेपर पे सब आसान लगता है। सीरीज बी राउंड में क्या होता है, अब हमने प्रोडक्ट मार्केट फिट कर चुके थे, सीरीज ए में पैसा आया, अब हम एक टेरिटरी के अंदर अपने आप को एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं और देखना चाहते हैं कि किस तरीके से डायनामिक्स निकल के आती है। सीरीज बी राउंड में फिर वो टेरिटरी को एक्सपेंड कर रहे हैं, फिर एक्सपेंड कर रहे हैं, ऐसे ऐसे BCD बढ़ता चला जाएगा। ओके, ठीक है। अब सिंपल सी मैथ ही है, सो इट्स ऑल बेस्ड ऑन हाउ, लाइक बेस्ड ऑन द पोटेंशियल ऑफ योर बिजनेस। हाँ, लोगों को आपके बिजनेस में पोटेंशियल दिखेगा। दिखेगा। पहले हमको लगा कि हमने 100 बंदों के ऊपर एक्सपेरिमेंट करके देखा, सीरीज ए से पहले 100 बंदों में से 80 बंदों ने कहा बेस्ड ऑन डेटा चल गया प्रोडक्ट। अब सीरीज ए राउंड के अंदर हमने वो 100 बंदों की जगह 2000 बंदे ले गए, सीरीज बी के अंदर 10,000 बंदे ले गए, ऐसे ऐसे नंबर बढ़ रहे हैं बेसिकली। तो जो मैं बर्न की बात कर रहा था, जो मैंने कंपनी छोड़ी, तो आज के टाइम पे जो स्टार्टअप्स है ना, वो सिर्फ पैसे जलाते हैं, उनको कोई लेना देना नहीं है, पैसे जलाने इज़ अ एफर्ट। यूनिकॉर्न बनाए, दोनों बनाए, एक यूनिकॉर्न सबके सब मिलके बनाए एक यूनिकॉर्न। एक हमारे पास है इस मग का आइडिया, हम ये मग बेचेंगे, ठीक है, ये मग बेचेंगे, प्रोडक्ट मार्केट फिट ढूंढ लिया हमने, मान के चलते हैं इसका, ठीक है, मग तो बिक ही जाएगा, तो मान के चलते हैं मग सब बिकता है। ठीक है। अब मेरे नेटवर्क में एक VC था, मैंने उनको कहा कि सर मग बेचना है, मेरा एक पॉडकास्ट है, आपका भी है, और हम ना एक पॉडकास्टर्स के लिए एक मग बनाएंगे जो बीच में रखेंगे और मार्केट होगा, और हम ना इसके ऊपर ना ब्रांडिंग करेंगे ब्रांड्स की। तो यहाँ पे एक ब्रांड का नाम लिखा होगा और हर एक हम ला के देंगे ब्रांड्स, ऐसा आइडिया सही लग रहा है,
चल गया। तो हमने स्टार्टिंग के लिए मेरे जो दोस्त वोस्त थे सबसे पॉडकास्टर को जुड़ा के काम कर लिया। ठीक है। अब फर्स्ट राउंड मान के चलते हैं, फर्स्ट राउंड हम कर रहे हैं। फर्स्ट राउंड कितनी वैल्यूएशन पे करें, क्योंकि फर्स्ट राउंड का कोई ना लॉजिक नहीं होता है, मैट्रिक्स नहीं है कोई। मैट्रिक्स नहीं है कि कैसे हो रहा है। मतलब हम एक तो मार्केट स्टैंडर्ड के हिसाब से कर सकते हैं कि भाई हमारा रेवेन्यू मान के चलते हैं इस टाइम पे 1 करोड़ का है। ठीक है। प्रॉफिट की बात नहीं कर रहा हूँ, सेल की बात कर रहा हूँ। कई लोग रेवेन्यू को प्रॉफिट से कंपेयर अलग अलग मान के मतलब सेम मान लेते हैं। मैं सिर्फ सेल की बात करके चल रहा हूँ। रेवेन्यू इज योर सेल, उसके बाद उसमें से सब माइनस होगा, तब जाके प्रॉफिट बचेगा EBITDA या नहीं बचेगा। तो रेवेन्यू मान के चलते हैं इसका 1 करोड़ का रेवेन्यू। ठीक है। 1 करोड़ का, हाँ, साल का 1 करोड़ का रेवेन्यू या मंथली 1 करोड़ का रेवेन्यू। अभी के लिए स्टार्टिंग के लिए 1 करोड़ रुपए का हम रेवेन्यू जनरेट कर पा रहे हैं इससे। अब मैं किसी के पास जाता हूँ, उससे कहता हूँ भाई देखो ऐसा ऐसा काम है, तो आप कितना पैसा दोगे? तो वो कहता है मैं तुमको 10x दूंगा, 10x ऑफ रेवेन्यू। कंपनी लॉस में अभी मान के चलते हैं हाइपोथेटिकली, कंपनी लॉस तो वो 10 करोड़ रुपए देते। तो उसने हमको 10 करोड़ की वैल्यूएशन पे पैसा दे दिया। ठीक है। तो नॉर्मली मान के चलो हर राउंड पे 20% डिल्यूट हो रहा है, 20% वो हमारी कंपनी की इक्विटी ले रहे हैं। ठीक है। तो पहले राउंड के अंदर उन्होंने मेरी 20% इक्विटी ली। कितने रुपए मिला मुझे? 2 करोड़। 2 करोड़। 2 करोड़ रुपए का वो हमको 2-3 महीने में जलाना है। पर ये जलाना क्यों होता है? समझो ना, अभी समझा रहा हूँ। अभी सब अभी यूनिकॉर्न बना रहे हैं हम। अच्छा ठीक है। तभी समझ में आएगा आपको यूनिकॉर्न कैसे बनाते हैं, यूनिकॉर्न बनाने का फॉर्मूला। ठीक है। ठीक है, यही मेरे को बहुत सारे इंटरव्यूज लेके समझ में आया है। ठीक है। अब ये 2 करोड़ रुपए जलाने हैं 2 महीने के अंदर। ठीक है। अब सिंपल सी मैथ भी बताओ एक नॉर्मल मार्केटिंग वाले पर्सन के हिसाब से कि अगर मैं 2 करोड़ रुपए जलाऊंगा तो मैं कितना रेवेन्यू जनरेट कर सकता हूँ? कम से कम 3x तो होना। कम से कम 5-6x। 5 मोस्ट लाइक मेरे हिसाब से 10x भी आप कर सकते हो अगर आपकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी अच्छी है। हाँ, मार्केटिंग स्ट्रैटेजी अच्छी हो, पर मैं मान के चलो घटिया में 5x तो कर ही दूंगा। 5x तो जाएगा जाएगा। ठीक है, तो हमारा रेवेन्यू कितना हो गया? 10 करोड़। 10 करोड़ रुपए। ठीक है, 3 महीने के बाद मैं एक और वीसी के पास गया और मैंने उनको कहा सर देखो मैंने 3 महीने में अपना 10x रेवेन्यू किया। 10x रेवेन्यू कर लिया। अब वो कहता है भाई 10x का ही दूंगा तेरे को मल्टीपल। मैं कहा दे दो। कंपनी की वैल्यूएशन 100 करोड़। 100 करोड़। 20% 20 करोड़ रुपये आया, 20 करोड़ फिर जलाते हैं। फिर जला दिया। अब सिंपल सी बात, अब 20 करोड़ में इंडिया खत्म होने लग जाएगा हमारा। अब हम नेशनल जाएंगे, मतलब इंटरनेशनल जाएंगे अगले राउंड के अंदर। मार्केट एक्सपैंड करते ठीक है, अब 20 करोड़ जलाएंगे तो क्या होगा? 100 करोड़। 100 करोड़। ऐसे कर करके बना लेते यूनिकॉर्न। 2-2.5 साल में यूनिकॉर्न हमारी तैयार, मग बेच रहे। आइडिया भी तो अच्छा होना चाहिए ना। नहीं, आइडिया क्या है? देखो आइडिया सबके सब, आप शार्क टैंक भी देखते हो, उसमें कहते हैं स्केलेबल नहीं है। स्केलेबल नहीं है। वो प्रॉफिट की बात ही नहीं करते हैं, वो स्केलेबल की बात करते हैं। अब मग बेच रहे हैं हम इंडिया के अंदर, कितने कितने रुपए के मग का रेवेन्यू जनरेट कर दोगे जला के भी? कितना? 100 करोड़। 100 करोड़ मतलब बस। हाँ। तो आपका जो पीक रेवेन्यू है ना वो 100 करोड़ ही है। तो अगर 10x मान के चले तो आप 1000 करोड़ से ऊपर की कंपनी बन ही नहीं सकते, कुछ भी कर लो। दैट इज स्केलेबिलिटी। हाँ, दैट इज स्केलेबिलिटी। ये सारे वीसी स्केलेबिलिटी इसलिए मांगते हैं सो दैट उनको एग्जिट लेने में आसानी हो। स्केलेबिलिटी इसलिए मांगते हैं क्योंकि 100 में से 2 कंपनी ही चलने वाली है। तो जो 2 चले ना वो इतनी चले कि वो सबको रिकवर कर जाए। कहीं ना तो कहीं से 1000 पैसा करोड़ में recover भी तो रिकवर नहीं करना होगा है। ना। Right. वो चाहते हैं कि वो जब चले तो 10 बिलियन, 20 बिलियन, 50 बिलियन पहुंचे। सारा लॉजिक है। ओके। अभी एक कंपनी का आईपीओ आ रहा है, नाम नहीं लेता, बट एक कंपनी का आईपीओ आ रहा है। वो कंपनी लॉस में है, बट उनके फाउंडर शायद 200 करोड़ रुपए का उन्होंने पिछले साल सैलरी फेच करी है। वाओ। तो 200 करोड़ रुपए का उन्होंने प्रॉफिट ले लिया, मतलब कंपनी लॉस में होने के बाद 200 करोड़ रुपए की अपनी सैलरी उठा ली। 16 करोड़ रुपए पर मंथ सैलरी थी पिछले साल। हाँ, इस साल कट के आधी हुई है। इस साल आधी करी है। 8.4 पर 16 करोड़ की 16 सैलरी करोड़ की पर salary month। पर month। ये जस्टिफाई कैसे होती है 16 करोड़ की बोर्ड से ना। ये भी समझाता हूँ। ये भी बहुत 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 मस्त चीज़ें है। मतलब जब आप इसको सब एक्सप्लोर करोगे ना, आपको लगेगा भाई ये तो गेम ही अलग है। मतलब अभी तक जो मैं बिजनेस कर रहा था ना वो तो अलग ही गेम है, ये अलग ही गेम है। एक चीज़ होती है वोटिंग राइट्स। वोटिंग राइट्स का मतलब क्या होता है? हमारी कंपनी है तो उसमें हम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बना रहे हैं। अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के ना एक पावर होगी कि जब भी हम कोई चीज़ को एग्जीक्यूट करने के लिए जाएंगे, बेसिकली हर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में एक मीटिंग होती है। मतलब अगर आप बड़े लेवल पे होते हो तो ज़्यादातर लोगों के अंदर सीए वो साइन करवा लेता है खाली, मीटिंग कुछ नहीं होती। पर एक्चुअली क्वार्टरली मीटिंग्स होती है। उस क्वार्टरली मीटिंग में डिसाइड होता है हमारा नेक्स्ट क्वार्टर का क्या प्लान है। तो उसी के अंदर मार्केटिंग बजट अलॉट होता है, उसी के अंदर सब कुछ अलॉट होता है। तो जो भी आगे की डिसाइड होगा, सैलरी या वैलरी या कुछ भी, तो वो बोर्ड ही डिसाइड करता है। अब बोर्ड में अगर 80% लोग हमारे ही बैठे हैं, 80% वोटिंग राइट्स हमारे पास है, तो कुछ भी कर सकते हैं। तो फिर ये चीटिंग नहीं है फंडर्स के साथ, इन्वेस्टर्स के साथ? वो तो अपना अपना है, अपना अपना है।
नहीं, कहने के लिए तो बहुत आसान है, अपना अपना है, बट दिस इज यार वही कहानी है ना कि वो बंदा अपनी वर्थ कितनी दिखा पा रहा है। राइट। उसने कहीं ना कहीं तो जस्टिफाई किया होगा कि मैंने लास्ट जहाँ पे भी था उस बिजनेस को वो रेवेन्यू की बात कर रहा है ना, हाँ। वो रेवेन्यू की बात करते हैं ना कि हमारे को ये कंपनी यहाँ थी, यहाँ से यहाँ ले गया मैं, ये वो सारी चीज़ें हो रही है। सारी चीज़ हो रही है, पर मज़ा है ना, ये तो बहुत मज़ा है। सेकेंडली मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपके उसमें हाउ डिड यू रीच दैट 100 करोड़ मार्क वेयर यू सोल्ड योर कंपनी फॉर 100 करोड़? ये मेरा तो तुक्का लगा, मैं साफ बोलता हूँ, मतलब सही में 100 करोड़ में बेची है कंपनी या थोड़ी सी ज़्यादा, थोड़ा सा ज़्यादा? हाँ। मैंने कभी भी नहीं सोचा था मेरी कंपनी इतनी बड़ी होगी, मुझे कुछ नहीं पता था। हम तो बस काम कर रहे थे, पैसा आ जाता तो चलता रहता था। तो एक क्लाइंट ही था मेरा, उस क्लाइंट ने मुझे पुश किया कि यार हम चाहते हैं कि ना इंटरनेशनली जर्मनी के अंदर तेरा इंडिया वाला मॉडल करे। इंडिया में हम क्या करते हैं, इंडिया में ना लो टिकट पे भी काम करते हैं, इंटरनेशनली हम लो टिकट पे काम नहीं करते थे। तो कहता है इंटरनेशनली अगर लो टिकट पे करेंगे ना, एक प्रोडक्ट बना के, जैसे कि दुकान जैसी ऐप चल रही है वैसा टाइप का कुछ प्रोडक्ट बना के सबको ऑनलाइन ले जाएंगे, सबको बहुत स्केलेबल करेंगे और ये करेंगे वो करके विद मार्केटिंग एफर्ट्स भी प्रोवाइड करके देंगे। ये ना बहुत स्केलेबल है, ये वो है, वो बहुत टाइम से पीछे पड़ा हुआ था। और मैंने कहा यार छोटी छोटी चीज़ों में मैं बेसिकली तृप्त हो गया हूँ, फाइनेंशियली मैं तृप्त हो चुका हूँ, पहले से हो चुका हूँ कि मुझे वो चुल ही नहीं है कि कमाने हैं, खर्च मेरे खर्चे है नहीं, तो मेरे को वो चुल ही नहीं है कि कमाना है, खर्चा करना है, कुछ भी करना है। तो वो मुझे कह रहा है कि कर, अब वहाँ स्केल होगा। मैंने कहा भाई इतनी टेंशन भी तो है, छोटे छोटे क्लाइंट, हर एक क्लाइंट से छोटा छोटा पैसा लेना, मतलब 500 यूरो लेना, वो मेरे बस की नहीं है काम। मैंने कहा भाई तो छोटा काम नहीं कर सकता। अब वो पीछे पड़ा हुआ, उसने कहा फिर एक नया पिच मारा, उसने कहा कंपनी भेज दो मेरे को। फिर मैंने कहा यार नहीं यार, नहीं। और फाउंडर अनफिल्टर्ड वो भी देखता था, इंडिया बेस्ड है वो, तो फाउंडर अनफिल्टर्ड वो भी देखता था। तो उसने कहा कंपनी भेज दो, मैं कहा नहीं यार भेज सकता। फिर उसने एक और पिच मारी, मेरे को इतने रुपए में भेज दो, फिर इतने में भेज दो, फिर इतने में भेज दो, इतने में भेज दो। फिर एक टाइम के आने के बाद ना लगा कि भाई ये अमाउंट बहुत है, अब ब्याज पे ही जी लूंगा जिंदगी। नहीं, वर यू इमोशनली अटैच्ड विद योर प्रोडक्ट और हाँ मैं पहले था, बट देखो मजे की बात क्या है, मेरा ब्रांड नेम नहीं है, हाँ, ठीक है ना, मेरी टीम गई है और That's nice. मेरा प्रोडक्ट गया है, मेरे एसओपीज गए, और मैं डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी रन नहीं कर सकता। बेसिकली आपने अपना बिजनेस मॉडल सेल आउट कर दिया। हाँ बेसिकली यही हुआ है। लपास इज स्टिल विद यू। हाँ बट मतलब आपने लॉजिकली हमने 2 वर्टिकल्स कर रखे हैं, एक लपास इंटरनेशनल कर रखे थे, राइट, लपास इंडिया, लपास इंटरनेशनल। इंडिया और इंटरनेशनल की टीम अलग थी। इंडिया में हम बहुत लो टिकट भी काम करते थे, इंटरनेशनल में हम हाई टिकट ही काम करते थे। इंडिया की जो एम्प्लॉयज़ की सैलरी थी वो भी कम थी, क्योंकि वो लो टिकट ही काम कर रहे हैं, तो सामने वाले को उस क्वालिटी का काम भी नहीं चाहिए। इंटरनेशनल वालों की सेल भी, मतलब सैलरी भी अच्छी थी, तो जब रेलेवेंट हो जाता है ना उन लोगों हाँ, के और लिए। ये सब प्रोपराइटर के अंदर ही चल रहा है। राइट, और इंटरनेशनल बिक गया, इंडिया वाला अलग रह गया। अलग जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाई थी वो इसलिए बनाई थी कि मैं अपना टेक प्रोडक्ट बनाऊंगा और ये फंडिंग वाली गेम खेलूंगा। तो यूनिकॉर्न बनाना था ना। हाँ यूनिकॉर्न बनाना, पर वो हुआ नहीं। मतलब वही कह रहा हूँ ना, मेरे साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो रखी है कि मेरे को भूख नहीं हो रही पैसों की। तो अभी वो भूख नहीं हो रही है कि यार पैसा आने के बाद भूख या खत्म वो हो भूख जाती है। पैसों की नहीं हो रही, या वो प्रोडक्ट नहीं समझ आ रहा शायद कि वो कौन सा यार product पता नहीं, होना प्रोडक्ट तो मैं बनाता रहता हूँ, हाँ, प्रोडक्ट अच्छा। तो मैं बनाता ही रहता हूँ। जैसे अभी हमने रिसेंटली एक एस्ट्रोलॉजी पॉडकास्ट शुरू किया, हाँ। 3-4 महीने में मैंने अपना खुद का प्रोडक्ट बना लिया एस्ट्रोलॉजी वाला। तो प्रोडक्ट तो वो तो एक चुल है, प्रोडक्ट बनाने की तो चुल है, वो तो प्रोडक्ट तो बना ही लूँगा मैं। बट वो भूख नहीं आ रही कि यार इससे पैसा कमाना है, इससे बहुत बड़ा बनाना है, वो फंडिंग वाली गेम में घुसना है। क्योंकि मुझे ना ऐसा लगता है कि ना कोविड के बाद मैं शायद थोड़ा सा बदल गया, मेरा डीएनए बदल गया। प्री कोविड ना मैं बहुत ज़्यादा काम वाला बंदा था कि सुबह 9 बजे ऑफिस आओ, 11 बजे ऑफिस से जाओ, काम ही काम। कोई खाली स्लॉट दिख जाए उसको भी भरना है। जैसे मेरा सैटरडे संडे ऑफ होता था, जब मैं मार्केटिंग हेड था तो नौकरी भी कर रहा था, एजेंसी भी रन कर रहा था और केमिकल वाला भी देख रहा था। राइट, जब मैंने मार्केटिंग हेड वाली नौकरी छोड़ी और यूट्यूब भी शुरू कर दिया था मैंने उस टाइम पे। 17 में। अच्छा। हाँ 17 में, मतलब मैंने छोड़ी है शायद मार्केटिंग हेड दूसरे महीने में, शायद फेब में छोड़ा शायद मैंने। 3 फिर- कंपनियों में किया ना आपने काम। कंपनियों में बहुत सारा किया, मार्केट 3 ही करता। मार्केट 3 ही करता हूँ। क्योंकि 2-3 महीने में छोड़ी मैंने नौकरी, है ना। काम किया, मज़ा ही नहीं आया, कुछ चल ही नहीं रहा वहाँ पे कंपनी में। या 3 महीने में सीख गया, तो मुझे लगा कुछ नया ही नहीं है, मैंने कहा छोड़ दो। लिखता मैं 3 ही, बट किया मैंने बहुत सारों में। यार एक बात बताओ, 2024 चल रहा है, हाउ रेलेवेंट इज डिजिटल मार्केटिंग नाउ? देखो इररिलेवेंट हो जाएगी, बट एजेंसी लेवल पे दिक्कत आएगी। मैं समझाता हूँ मैं थोड़ा सा। डिजिटल मार्केटिंग हमेशा रेलेवेंट रहने वाली है। मार्केटिंग तो करनी है और यूजिंग डिजिटल चैनल नहीं करना है। जिनको नहीं पता डिजिटल मार्केटिंग समझा देता हूँ। मार्केटिंग यूजिंग डिजिटल चैनल्स,
तो अगर आपको किसी को कोई प्रोडक्ट बेचना है, कुछ भी बेचना है, उसके लिए आप डिजिटल माध्यम यूज़ कर रहे हो लोगों तक पहुंचने के लिए। आज हम ये कंटेंट बना रहे हैं तो ये भी एक डिजिटल मार्केटिंग का ही पार्ट है ना। डिजिटल मार्केटिंग का मतलब खाली एड्स चलाना नहीं है, खाली बहुत कुछ करना नहीं है। तो डिजिटल मार्केटिंग रहेगी, बट कहानी क्या है, बहुत सारी चीज़ें ना ऑटोमेट हो जाएगी एआई के एआई की वजह से। अब जैसे स्कॉट गैलोवे हैं एक, ही इज़ अ प्रोफेसर ऑफ मार्केटिंग इन स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी। उन्होंने अभी कुछ दिन पहले अपने एक इंटरव्यू में बोला कि 8 से 12 महीने के अंदर CMOs की जो जॉब है वो ख़त्म होने वाली है। एंड देखा भी गया है दैट स्टारबक्स हैज़ रिमूव द CMO, जॉनसन एंड जॉनसन, ऊबर, इवन मैकडोनल्ड्स ने अपना CMO निकाल दिया था, उन्होंने रीहायर किया है। आई डोंट नो व्हाट द रीज़न बिहाइंड दैट इज़। क्या आपको लगता है कि ये CMOs की जॉब भी, मार्केटिंग की जॉब कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाएगी? ये नौकरियां जा सकती है एक बार को। देखो सिंपल सी बात, नौकरी का क्या है, नौकरी एक SOP पे काम करती है। तो हमने अगर एक SOP पे ट्रेन कर दिया किसी मॉडल को, तो अपने आप से वो इनोवेट कर सकता है, उसके बाद वो सब कुछ बना के दे देगा। आज भी अगर आप ChatGPT पे जाते हो तो अपना फनल बनवा सकते हो, अपनी कॉपी राइटिंग करवा सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। मैं अपनी बात करता हूँ, हमने जब कंपनी बेची उसके अंदर हमने एक टेक प्रोडक्ट बेचा, मतलब वो इंटरनली था, जिसमें हमने क्या कर रखा था, ChatGPT के ऊपर एक AI लेयर थी, और उसके अंदर सारे के सारे ना जितनी हमने ऐड चलाई थी आज तक, सारी कॉपी को ट्रेन कर रखा था। तो उसे सिर्फ कॉपी लिखो, कॉपी लिख के दे देता था आपको। तो कॉपी राइटर का काम खत्म था, और ये बहुत पहले से कर दिया था हमने। तो ऐसे ही, ये तो बहुत बेसिक सी बात हो गई, ऐसे ही आप भी कर सकते हो सिंगल कंपनी के लिए। बट अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि नई नई कंपनियों के लिए किया जाए तो दिक्कत है। या फिर कुछ इनोवेशन आ जाता है, जैसे अभी पॉडकास्ट आ गया नया, तो अभी AI को उतना डेटा पॉइंट्स नहीं है ना। राइट, कोविड आ गया था, AI के पास वो डेटा पॉइंट्स नहीं है ना। तो अगर कोई ट्रेंड नया चेंज हो रहा है, ह्यूमन साइकोलॉजी चेंज हो रही है, तो AI शायद अभी उस लेवल पे तैयार नहीं है। और AI अच्छा भी हो, मान लेते हैं, ठीक है, AI बहुत अच्छा है, सब कुछ कर देगा, रिप्लेस कर देगा, बट Tier 1 ना, Tier 2, Tier 3, Tier 4 का क्या होगा? मार्केटिंग तो उनको भी करनी है, और आप कहोगे उनके पास में इंटरनेट नहीं है। अवेलेबिलिटी आज जियो फोन की वजह से इंटरनेट पेनिट्रेशन बहुत खतरनाक हो गया। शायद मेरे हिसाब से 55-60% हो गया इंटरनेट पेनिट्रेशन। मजाक नहीं है ना। और बढ़ रहा है हर रोज, 50% मान के चलते हैं। 150 करोड़ की पॉपुलेशन, 75 करोड़ के पास में इंटरनेट आज। अभी बहुत स्कोप है, मतलब Tier 2, Tier 3, Tier 4 तो एक्सप्लोर ही नहीं हुआ है। ये आजकल डिबेट चल रही है ना, इंडिया वर्सेस भारत वाली। तो अभी भारत इज नेक्स्ट, इंडिया हो गया। इंडिया में सबको सब कुछ समझ में आ चुका है। फॉर पीपल जो भी स्टार्टअप फाउंडर्स हैं बिल्कुल बेस लेवल पे, जो IITs के नहीं है, वो आइडिया लेवल क्रैक कर चुके हैं, सीड फंडिंग की उनको ज़रूरत नहीं है। अब काफ़ी लोग हैं जो जिन्हें नहीं पता, मैं भी काफ़ी लोगों को जानता हूँ जो स्केल करना चाहते हैं, पर उन्हें नहीं पता कि VCs और एंजल्स को कैसे अप्रोच किया जाता है और कैसे पिच किया जाता है। तो थोड़ा सा बताओ कि कैसे जो एक इंसान है जिसने आइडिया या बिजनेस स्टार्ट किया उसको स्केल करना। देखो VCs ना बंदे पे इन्वेस्ट करते हैं सीरीज ए राउंड के अंदर, मेजरली मान के चलो, कि उनको लगता है इस बंदे में दम है, ये बना लेगा इतनी कंपनी, इसकी सोच है उस तक पहुंचने की, या फिर नहीं है। अगर है तो पहली चीज़ ये है। दूसरी चीज़, सबसे पहले तो आपको उनको रीच आउट करना पड़ेगा। ठीक है, रीच आउट करने के लिए मेल ढूंढो उनका, लिंक्डइन या वो रीच आउट कर लिया, और उनको मेल करो और उनसे मीटिंग सेट करो। ठीक है। अब यहाँ पे एक ग्रोथ हैक बता देता हूँ, क्योंकि मैं मार्केटिंग बैकग्राउंड से हूँ। उनको ऐड भी दिखाना शुरू कर दो। ओके, लिंक्डइन आपको अलाउ करता है स्पेसिफिक लोगों को टारगेट करने का, स्पेसिफिक कंपनी के स्पेसिफिक पोजीशन वाले लोगों को करने का। उनको ऐड दिखाना शुरू कर दो। उनको ऐड दिखाई दे रही होगी, उनको लगेगा सबको दिखाई दे रही है, उनको क्या पता खाली उनको दिखा रहे हैं। तो उनको भी तो पता होगा हैक। अब नहीं पता, देखो क्या होता है, बट वही है कि सबकॉन्शियसली ना, subconsciously, उनको अगर right. ब्रांड दिखाई दे रहा है, हर जगह दिखाई दे रहा है यार, हर जगह दिखाई दे रहा है, हर जगह दिखाई दे रहा है। अगर वो फील आना लग जाएगा ना, तो उनको लगेगा बड़ा ही होगा। आप चाहे उन्हीं को दिखा रहे हो, उनको नहीं पता ना वो क्या कर रहे हैं, वो इतना रिवर्स इंजीनियरिंग नहीं करने वाले। सिमिलरली आपने पेज डेक भेजा, उसके अंदर अपनी वेबसाइट का लिंक भेजा होगा, वेबसाइट के लिंक के अंदर उनको एक स्पेसिफिक लैंडिंग पेज भेजो, उस पर पिक्सल लगा के रखो, उस पर गूगल का लगा के रखो ट्रैकर, और उनको भी एड्स दिखाना शुरू कर दो जो वो लैंडिंग पेज खोलेगा वो। ठीक है। तो अगेन आप VCs को ना और एड्स दिखानी शुरू कर दोगे, तो आपकी मीटिंग सेट हो गई है, उसके बीच में आपने दबा के उनको एड्स दिखा दी है, तो एक लेवल की ना आपकी क्रेडिबिलिटी बढ़ चुकी है कि मैं आपकी बात क्यों सुनूं। पिच आपको अभी भी वही मारनी है, पहले भी वही मारनी थी, बट आपकी क्रेडिबिलिटी बढ़ जाएगी, तो आपकी बात वो शायद ध्यान से सुन लेंगे, और हाई चांसेस हो गए आपके कन्वर्जन रेट आने के। राइट। अब अगर आपका आइडिया बेकार है, आपको कुछ आता जाता नहीं है, और फिर आप ये कर भी रहे हो, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अग्री। बट मार्केटिंग आपको एक एज दे सकती है, मुझे ऐसा लगता है। 3 बेस्ट पॉइंट्स क्या होने चाहिए एक पिच में
जिस स्केल, ठीक है, कैसे स्केल करके दोगे मुझे नेक्स्ट लेवल लेके जाओगे, ठीक है। सेकंड इज डेटा पॉइंट्स, करंट प्रोडक्ट मार्केट फिट अचीव्ड है नहीं है, रन रेट क्या, मतलब महीने कितने सेल कर रहे हो तुम, बर्न कर रहे हो नहीं कर रहे हो। और थर्ड, कुछ मेरे को ऐसा लगता है कि अगर सीरीज ए की बात करके चले तो कुछ अच्छे टेस्टिमोनियल टाइप्स हो जाए ना तो मज़ा आ जाए कस्टमर्स के। कस्टमर्स के, कि हमारे कस्टमर्स हमारे बारे में क्या कहते हैं। इससे मतलब सिंपल सी बात मान के चलो ना, सीरीज ए का मतलब क्या है, अभी आपका प्रोडक्ट मार्केट फिट हुआ है, एक इन्वेस्टर आपके अंदर इन्वेस्ट करने के प्लान में है, तो उसको पता है कि भाई ये चल भी सकता है नहीं भी चल सकता, मैं इस पर क्यों लगाऊं। उनके पास 100 बंदे आते हैं इन्वेस्ट करने वाले, तो उनको दिखना चाहिए कि आप बाकियों से बेटर हो बस। तो अगर आप दिखा दोगे भाई देख बाकी वो जो आया था वो 100 करोड़ तक ले जाने का प्लान करता है, मैं तो भाई $10 बिलियन की बात कर रहा हूँ। हाइपोथेटिक मतलब मजे ऐसे हवा में बातें नहीं करनी है, जैसे अभी हम उड़ने वाले जूते बना रहे थे हम वीसी के पास पहुंच गए और हम कह रहे हैं भाई हम $1 ट्रिलियन कंपनी बनाने वाले हैं। ट्रैफिक इज़ अ वेरी बिग प्रॉब्लम, हमको लगता है हम ट्रैफिक को सॉल्व कर सकते हैं। आपने भी खुद देखा होगा जब आप बैंगलोर जाते हो, आप इस एयरपोर्ट से एवरेज इतना लगता है, ये देखो आप कुछ फाउंडर्स के टेस्टिमोनियल्स कितना रो रहे हैं देखो। अब हम इस प्रॉब्लम को केटर करना चाहते हैं और सिर्फ 2 लाख रुपए में, वन टाइम सॉल्यूशन, 2 लाख रुपए में हम इनको उड़ने वाले जूते देंगे जहाँ पर वो एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पर जा सकते हैं और उनका टाइम बच सकता है। आइडिया, जस्ट एक्सपेक्ट potential, कि जिन कंपनीज में आप इन्वेस्ट करते हो उनके फाउंडर्स 10 मिनट के अंदर आपके ऑफिस आ सके, प्रॉब्लम सॉल्व। लिफ्ट सॉल्व हो जाएगी। आपको कुछ कुछ रूम्स के लिए लिफ्ट नहीं बनानी होगी, सिर्फ जूते पहनने हैं, बंदा ऊपर उड़ के आ सकेगा। सर मेरे को लगता है कि अगर हम इसके ऊपर एक लेयर लगा दें ना EMIs की, तो ये गाड़ी को रिप्लेस कर सकता है। आज के टाइम पे एक एवरेज बाइक भी 1.5-2 लाख रुपए की आती है, हम जूते दे रहे हैं 2 लाख रुपए के। ऐसी कहानी पिच मार दी बहुत अच्छी तरीके से, ऐड भी दिखा दी है और हमने दिखा दिया हमारा टैम बहुत बड़ा है कि भाई पूरी दुनिया में हर बंदा लेने वाला है इतना ये हो। तो ये चीज़ें नहीं करनी है, वीसी भी पागल नहीं है, उसको समझ में आती है बातें क्या है। रोज 50 कंपनीज में रोज 50 कंपनी इन्वेस्ट करता है, तो ऐसे नहीं करना है, क्योंकि मेरे पास आते हैं बहुत सारे पिच मारने के लिए और इस कॉन्फिडेंस से कुछ भी बेलते रहते हैं कि हम ये कर देंगे जी, ये ऐसा हो जाएगा ऐसा हो जाएगा ऐसा हो जाएगा। हाँ हो जाएगा। तो आपका आइडिया प्रैक्टिकल होना चाहिए और आपके पास उसके आइडिया प्रैक्टिकल तो पहले देखो, सिंपल सी बात, आपका MVP प्रूव हो गया है तो आइडिया प्रैक्टिकल ही होगा, ठीक है। अब सेकंड ये है कि जो आप स्केलेबिलिटी की बात कर रहे हो वो प्रैक्टिकल होनी चाहिए, जो डेटा पॉइंट्स की बात कर रहे हो वो प्रैक्टिकल होने चाहिए। आप ये मत कहो कि भाई आप मुझे 1 करोड़ रुपए दोगे और इस 1 करोड़ को जला के हम 100 करोड़ का रेवेन्यू क्रिएट कर देंगे, जो कि पॉसिबल नहीं है। आपको समझाना है वो 1 करोड़ रुपए कहाँ इन्वेस्ट करके मैं कितना स्केल करूंगा और नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन मेरा क्या रहने वाला है, बस मुझे लगता ही है। और ऐसा मुझे लगता है, ये भी मेरा हाइपोथेसिस है कि अगर आप एक अच्छी कंपनी रन कर रहे होगे ना तो VCs अपने आप आपकी तरफ आएंगे, आपको जाना ही नहीं दे विल पड़ेगा। फाइंड यू। हाँ, और जब लोग आपको करते हैं तो आप अच्छे लेवल पे नेगोशिएट कर सकते हो, जब आप लोगों के पास जाते हो तो वो नेगोशिएट करते वैसे आपको वीसी, हैं। हाँ, जैसे VC तो नहीं था, VC तो नहीं था, मतलब पर वो जो मैंने एग्जिट किया तो मेरा एग्जिट इसलिए अच्छा हुआ और मैं कहूँगा ऑलमोस्ट 2x बेच दिया होगा मैंने, जितने मैं बेच सकता था उससे ज़्यादा बेच दिया मैंने, क्योंकि उसको ज़्यादा ज़रूरत थी, मुझे ज़रूरत नहीं थी। कहानी है। और आपके उसमें क्योंकि AI लेयर्स थी और सब कुछ, यू वर डिफरेंट फ्रॉम अदर एजेंसीज एंड अदर। हाँ, मतलब USPs तो थे, मतलब वो छोड़ देते हमारे पास क्या था, बट मैं अगर बताऊं तो मुझे लगता है कि उसको ज़्यादा ज़रूरत थी, हाँ इसलिए भी हमको ज़्यादा अच्छा रेट मिला। ठीक है। वो चीज़ें बिल्ड हो सकती है ना ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। दैट वाज हिज नीड। हाँ, आजकल जैसे हम देख रहे हैं, क्योंकि वन इंस्टाग्राम इज लाइक अ न्यू टीवी फॉर एवरीवन, उससे ज़्यादा तो कहीं अब एड्स चलते नहीं है। D2C ब्रांड्स का कल्चर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। इंडियन D2C ब्रांड्स, मामा अर्थ, बॉम्बे शेविंग कंपनी, बहुत सारे ब्रांड्स हैं जो इंटरनेशनली जो हैवी ब्रांड्स थे आज उनको हेड ऑन compete कर रहे हैं। व्हाट हैज़ चेंज्ड कि ये इंडियन D2C ब्रांड्स इतने सक्सेसफुल हो रहे हैं? What do you think is the growth mantra behind these D2C brands doing well? लॉस सच्ची कहानी है, ज़्यादातर D2C ब्रांड जो इंडिया के अंदर है वो लॉस में है, ठीक है। और यही इनका सक्सेस मंत्र है। कुछ कुछ ब्रांड नाम नहीं लूँगा, कमेंट सेक्शन में पता लग जाएगा सबको, ठीक है। कुछ कुछ ऐसे ब्रांड है जो आपको अमेज़ॉन से ऑर्डर करवाते हैं, हाँ पॉपुलर ब्रांड की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। आपके घर पे भेजते हैं प्रोडक्ट फ्री में, आपको एक रिव्यू देना होता है, रिव्यू के लिए। आपको 1500-2000 रुपये तक के प्रोडक्ट फ्री मिलते हैं, और बहुत पॉपुलर ब्रांड है वो, और वो दबा के अपने प्रोडक्ट्स को ऑप्टिमाइज़ करवा रहा है, रिव्यू करवा रहा है ऐसे।
वही बर्निंग वाली बात हो गई जो आपने Burning स्टार्टिंग में करते करी थी। तो ऐसा हो रहा है। आप बर्न करो, यूनिकॉर्न बनाओ। बस बंद करो, यूनिकॉर्न बनाओ। मुझे ऐसा लगता है, पता क्या है, मैं इक्का दुक्का कंपनी होगी जो मुझे अच्छी लगती होगी कि मेरे को ऐसा लगा होगा कि भाई ये D2C को ढंग से कर रहे हैं। आज ना सबको हाई तौबा मची हुई है, जल्दी से यूनिकॉर्न बनाना है, जितनी जल्दी हो सकता है रेस में फर्स्ट आना है। इसके चक्कर में वो अपने ना मैट्रेसेस खराब कर देते हैं। यार इस पूरी गेम में एंड में फंसता कौन है? इन्वेस्टर फंसता है ना, जो IPO निकाला। हाँ देखो ये इसकी टोपी उसके सर ही हो रही है ना। हाँ। सीरीज A के अंदर एक इन्वेस्टर आया, सीरीज B के अंदर कोई और आया, वही तो। इसकी टोपी उसके सर कर कर करके लास्ट की टोपी बेच दी IPO निकाल के। बैठो। दो तरीके के एग्जिट्स होते हैं मेजरली जो देखे जाते हैं स्टार्टअप कल्चर में। एक होता है IPO, दूसरा होता है कि कोई आपको बाय आउट कर ले। ठीक है, तो फ्लिपकार्ट की बात करके चले तो बहुत हाई चांसेस थे, मतलब जो प्लानिंग थी फ्लिपकार्ट को तैयार किया जा रहा था अमेजोन के लिए, कि अमेजोन आएगा फ्लिपकार्ट खरीदेगा, कि उसके लिए पूरा सब सिस्टम बना होगा। बट कहानी ये थी, मजाक मजाक में फ्लिपकार्ट इतना बड़ा वैल्यूएशन में बढ़ गया, अमेजोन को लगा इतना पैसे में तो खुद बना लूंगा, इसलिए फ्लिपकार्ट को एक्वायर नहीं किया गया। फिर वॉलमार्ट ने फिर acquire किया। वॉलमार्ट पर कहानी ये थी कि अमेजोन को जब फ्लिपकार्ट को जो बनाया जा रहा था, इसकी गोल से बनाया जा रहा था कि हम ऐसा स्केल करके ऐसा ऐसा करेंगे। फ्लिपकार्ट आज भी लॉस कर रहा है, लॉस। हाँ मैं यही और मजाक लॉस नहीं कर रहा। आप डेटा दिखा देना, मजाक लॉस नहीं कर रहा है, बहुत दबा के लॉस कर रहा है। तो दूर से ना सारी कंपनीज अच्छी लगती है। ऊबर इंडिया छोड़ देते हैं, मैं इंटरनेशनल बात करता हूँ। ऊबर अभी क्वार्टर प्रॉफिट किया था अभी कुछ टाइम पहले। मजाक है क्या? तुम कहते हो, देखो एक मैथ्स कही जाती है, ऐसा कहा जाता है भाई कंपनियां ना डे 1 से प्रॉफिट नहीं कमाती है। गेम होता है LTV का। जब भी चर्न की बात करके चलिए ना, हम आज एक प्रोडक्ट को बेचेंगे। LTV क्या है? LTV क्या है? लाइफ टाइम वैल्यू। जैसे अमेजोन की बात करके चलते हैं, अमेजोन ऐसा कहा जाता है कि अमेजोन ने एक प्रोडक्ट बेचने के लिए स्टार्टिंग में 4-4 हज़ार रुपये खर्च किए, तो 200 रुपये का प्रोडक्ट बेचने के लिए 4,000 रुपये को खर्च कर रहा है। पागल है ना ये, तो बेवकूफ़ी है। तो बट कहानी क्या है, आज हम अमेजोन की ऐप इंस्टॉल करके डायरेक्टली सर्च मार के ले लेते हैं, तो आज उसको हमको बेचने के लिए पैसा नहीं खर्च करना पड़ रहा। इनफैक्ट वो हमसे कमा रहा है। अब आपको लगेगा प्रोडक्ट बेचने में जो कमीशन आती है वहाँ से कमा रहा है, वो ऊपर ऐड भी चलाता है। अमेजोन के अंदर स्पॉन्सर्ड जो लिखा होता है वो ऐड चल रही सारे है, ads। वहाँ से भी उसको पैसा मिल रहा है। तो अमेजोन ने बेसिकली वो इन्वेस्टमेंट करी है। तो यही वाली मैथ सबके सब समझाते हैं कि भाई अभी नहीं कमा रहा, फ्यूचर में कमाएगा, ये कमाएगा। बट इंडिया बहुत अलग कंट्री है, जहाँ डिस्काउंट मिलता है वहाँ भाग जाती है। लॉयल्टी नहीं है। हाँ, देखो सिंपल सी बात, आज कोई कैशबैक दे रहा है, लोग वो उसको वाह 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 करेंगे। कल एक और नई कंपनी आएगी, वो फंडिंग उठाएगी, तो अभी वो स्टार्टिंग में सीरीज एम होगी तो बन अच्छा लेवल पे कर सकती है। देखो सिंपल सी बात, ABCDEF तक जाते जाते जैसे स्केल करते हो ना, तो आपको पैसा मिलता रहता है और बर्न पे कोई कुछ बोलता नहीं है। जैसे कंपनी बढ़ जाती है ना, IPO निकालना होता है ना, तो प्री मैं बात करूँगा पेटीएम, इतना शोर नहीं था प्रॉफिट के ऊपर। राइट। बट पेटीएम के बाद में ना, पेटीएम का जो हुआ है उसके बाद में सबके सब लोगों को समझ में आ गया भाई लॉस मेकिंग कंपनी में नहीं करना, ये नहीं करना, वो नहीं करना। तो जब बड़े राउंड पे आप पहुंच जाते हो ना, तो अब फोकस किया जाता है भाई प्रॉफिटेबिलिटी। अब प्रॉफिटेबिलिटी के चक्कर में बर्न कम हो जाता है। बर्न कम हो जाता है तो कस्टमर को एक गैप दिखाई देता है, मुझे कहीं और दिखेगा, मैं वहाँ भाग जाऊँगा। तो अब एक और नई कंपनी होती है जो सीरीज ए पे होती है, जिसको बर्न अलाउड है। अब वो बर्न करती है, कस्टमर यहाँ स्विच हो जाते हैं। उनको क्या जा रहा है, उन्हें तो अपना फायदा देखते हैं एंड ऑफ द डे। कस्टमर को जहाँ से सस्ता मिल रहा है एवरीबडी इज लुकिंग फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग ना। उनकी प्रॉब्लम जहाँ से सॉल्व होगी, सस्ता मिल रहा है, वहाँ जाएंगे। हाँ बस। तो ये भी एक प्रॉब्लम सॉल्विंग से ज़्यादा सबको लगता है कि बिजनेस का मतलब होता है प्रॉब्लम सॉल्व करना। आप एक प्रॉब्लम सॉल्व कर दो, आपका बिजनेस। भाई ऊबर नहीं कर रहा था क्या? कर रहा था ना। बट क्वार्टर प्रॉफिट अभी ग्लोबली इतना बड़ा प्लेयर होने के बाद अभी अचीव किया। तो जितनी कंपनियां लॉस करी, फ्लिपकार्ट नहीं कर रहा प्रॉब्लम सॉल्व, क्या कर रहा है ना, फिर लॉस क्यों है? तो मेरे हिसाब से एक बिजनेस का यूनिट इकोनॉमिक्स भी होता है, जिसको हम लोग कंसिडर नहीं करते। अगेन मैं थोड़ा छोटा बंदा हूँ, मतलब मेरा अभी छोटी सी कंपनी बेची है। वो कंपनी जो हम बात कर रहे हैं वो क्वार्टर क्या, वो हफ्ते में से लॉस कर देती है जितनी मैंने कंपनी बेची है। बट मुझे लगता है कि दोनों ना सोच के तरीके ही अलग अलग है बिजनेस करने के, ऐसा मुझे लगता है। तो ये लोग इसकी वैल्यूएशन, एक VC बैठा है पीछे से पैसा पंप करे जा, लॉस हो रहा है तो भाई कंपनी को तो चलने के लिए पैसा तो चाहिए ना। बिल्कुल, हर महीने सैलरी भी देनी है, मार्केटिंग भी करनी है, पूरा वो साइकिल घुमाना है। बिल्कुल। तो वो VC की वो कैसे वैल्यूएशन करता है कि चलो मैं इस साल जाके अपना कहीं तो पैसा कवर करेगा, कैसे तो करेगा? उसका प्लान यही है ना कि उसका प्लान ये है फ्यूचर में IPO निकलेगा, मैं एग्जिट करूंगा। और दूसरा एक और क्या होता है, सेकेंडरी शेयर सेल होता है। सेकेंडरी शेयर का मतलब क्या होता है,
अभी मैंने पहले राउंड के अंदर 20% रेस किए थे, अब सीरीज डी के अंदर मुझे अपॉर्चुनिटी मिली अपने कुछ शेयर इनको बेचने की, मैंने बेच दिए। वो जो बेचा उसी से मेरा प्रॉफिट आ गया, मेरी कंपनी खुश, मेरे अभी मेरा पोर्टफोलियो पॉजिटिव हो चुका है, बस चिल मारूंगा मैं तो। अब ये देखेंगे क्या करना है, अभी इनकी सिरदर्दी। अब इनकी सिरदर्दी। अब हमारी अगर दोस्ती अच्छी है तो एक कंपनी में मैंने ऐसा किया, एक कंपनी में मेरे साथ ये ऐसा कर लेंगे। आपस में ही खेल रहे हैं। हाँ, तो मतलब it's all हमारा about, हमारा पोर्टफोलियो में भी दिखाई देगा कि भाई 6 कंपनीज थी, 6 इन्वेस्टमेंट थी, 6 इन्वेस्टमेंट में से 2 इन्वेस्टमेंट इनकी प्रॉफिटेबल है और 4 इनकी लॉस मेकिंग है। और कहानी ये हमने आपस में ही दो एक दूसरे को प्रॉफिट करवा दी है। that's the reason why startups failed also. हाँ, मतलब ऐसा भी नहीं है, मतलब मुझे लगता है कि प्रोडक्ट मार्केट फिट ही नहीं है तो फेल होगी होगी। 2 बड़े चैलेंजेस है, एक कस्टमर को पसंद आए, एक इन्वेस्टर पैसा ना दे, तो आपका स्टार्टअप बंद हो जाए। तो स्टार्टअप बंद हो जाएगा। तो अगर कस्टमर को पसंद नहीं आ रहा, पैसा नहीं कमा पा रहे तो बिजनेस नहीं चलेगा। दूसरी साइड पे इन्वेस्टर को आप पसंद नहीं आ रहा तो पैसा नहीं देगा, कंपनी बंद हो जाएगी। सीधा सा लॉजिक ये है। 3 tips I would say, because you know you are a successful entrepreneur. हाँ ठीक है, उन जैसा तो नहीं हूँ, उन मतलब ठीक है। I would say 3 life tips. ठीक है। Everybody is an entrepreneur ना आज की डेट में तो सब कुछ बड़ा करना चाहते हैं, सब कुछ बड़ा बनाना चाहते हैं। एक चीज़ समझो, पावर ऑफ कंपाउंडिंग, ये मैंने अपनी लाइफ में सीखी है। और कंपाउंडिंग में वो एक्सेल शीट वाली नहीं कह रहा रातों रात करोड़पति बन जाओगे। कंपाउंडिंग लाइफ में भी होती है। अगर हम रोज कुछ ना कुछ सीखते हैं ना कुछ लर्न करते हैं, तो वो ना बहुत बड़ा कंपाउंड हो जाता है कुछ टाइम के बाद में। मैं इंजीनियरिंग की बात करके चलता हूँ। इंजीनियरिंग में जब मैं इंजीनियरिंग करने के लिए गया तो मेरे जो दोस्त था, एक दोस्त था, वो मुझसे बहुत बेहतर था मेंटली, और मैं जिन लोगों के साथ रहता था वो बेटर थे। पर जब मैं इंजीनियरिंग करके बाहर निकला ना तो मैं उनसे बहुत ऊपर हो चुका था। क्योंकि क्या था, वो मज़े कर रहा था और मेरी रोज़ की लर्निंग थी। मैं रोज़ 2-2.5 घंटे अपने आप को दे रहा था कुछ नई नई चीज़ें सीखने के लिए, नई नई चीज़ें एक्सप्लोर कर रहा था, तो मैं मेंटली बहुत बेटर हो चुका था। तो वो जो पावर ऑफ कंपाउंडिंग है ना, इंटेलेक्चुअली भी लोग उसको नहीं समझते कि रोज़ कुछ कुछ सीखते रहो। तुमको लगता है आधे घंटे सीख के क्या होगा, आज एक बात या एक पॉडकास्ट या कुछ भी कंटेंट देख के क्या होगा। पर जब तुम लॉन्ग टर्म में उस चीज़ को देखोगे ना 1 साल 1.5 साल बाद, तुमको लगा भाई मैं तो बहुत बदल गया हूँ। मैं फाउंडर अनफिल्टर्ड की बात करके चलता हूँ। मैंने फाउंडर अनफिल्टर्ड शुरू किया तो उससे पहले और उसके बाद में अगर मैं बात करके चलूँ, उस टाइम पे नहीं समझ में आ रही थी बात, बट उसके बाद जब मैं देखता हूँ ना अपने आप को, मैं बहुत बदल गया यार। अभी जो मैं बातें कर पा रहा हूँ आपसे, क्यों कर पा रहा हूँ? मैं तो था ना 1 रुपये का बेच के 2 रुपये में बेचना, मेरे को तो कभी पता ही नहीं होना चाहिए था। तो यहाँ पे मेरे को वो सब कुछ करके वो पावर ऑफ कंपाउंडिंग समझ में आई। दूसरा है वर्क लाइफ बैलेंस नाम की चीज़ छोड़ दो। अच्छा, छोड़ दो। There is nothing called work life balance. हाँ, तो मतलब ये क्रिटिसिज्म वाली ऐसा आप बात है। कह रहे हो। हाँ, ये क्रिटिसिज्म वाली बात है, बहुत सारे लोग इसके अगेंस्ट है। बट मुझे लगता है कि अगर आपको सक्सेसफुल होना है, शाहरुख खान का भी मैंने एक इंटरव्यू देखा था, उसने बोला था कि अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हो तो आपको अपना शरीर, हेल्थ, सब कुछ त्यागनी पड़ेगी। और ये रियलिटी है, ये कहने वाली बातें हैं। आप टॉप 1% नहीं पहुंच सकते। देखो सिंपल सी बात है, आप भी 8 घंटे दे रहे हो, मैं भी 8 घंटे दे रहा हूँ, ठीक है। आप मुझसे शायद हो सकता है 2x स्मार्टर हो, मैं आपसे कम हूँ, बट आपके जितना भी और भी होगा ना मार्केट के अंदर, तो अगर टॉप 1% पे पहुंचना है तो मुझे वो 8 घंटे को बढ़ाना पड़ेगा, तभी मैं आपसे आगे पहुंच पाऊंगा। दूसरा तरीका, आप मुझसे 2x हो, मैं आपसे 1x हूँ, बट अगर मैं 17 घंटे दूँ तो मैं आपसे बेटर हो सकता हूँ ना। तो फिर वो वर्क स्मार्टर देन हार्डर वाला जो एक टर्म चलता है यार, वो अलग डेफिनेशन है। स्मार्टर वर्क तो करना ही करना है। एआई आने के बाद बहुत चीज़ें स्मार्ट हो गई है, हाँ। बट आपको अब देखो एज की बात है। अगर मैं अभी की बात करके चलूँ तो अभी मैं फैमिली को ज़्यादा टाइम देना प्रेफर करता हूँ। ठीक है। कि अभी चिल मारना है, ज़िंदगी मज़े करनी है। अभी 2 रीज़न है, कंपनी बेच दी है, प्लस मैंने बोला कोविड के बाद मैं थोड़ा सा बदल गया। बट कोविड से पहले ना, मैं अगर बोलूँ तो मैं मज़दूर था। मैं बोला ना मैं मज़दूरी भी करता हूँ, तो मैं मज़दूर था। मैं सैटरडे संडे भी काम करता था। मैं सुबह 9 बजे आके 11 बजे तक काम करता था। मेरे घर वाले मेरे को गालियाँ देते थे कि कल को शादी होगी, तेरी बीवी लड़ेगी, कैसे होगा ये वो। फिर भगवान ने कोविड करा दिया तो मैं ही अपने आप सुधर गया। बट अगर कोविड ना होता शायद मैं अभी भी वैसा ही होता। बट फॉर यू टू बी सक्सेसफुल ऐसा होना ज़रूरी है। बिल्कुल होना ज़रूरी है। मतलब अगर आप बहुत ही आउटस्टैंडिंग हो, आपको लगता है कि आप लोगों से 50x स्मार्टर हो, तो ठीक है, 8 घंटे कर लो काम, कोई दिक्कत नहीं। बट अगर आपको लगता है आप लोगों के लेवल पे ही हो या 20-30% ही हो, तो सिंपल सी बात, अगर आप 10 घंटे दे रहे हो, उससे अगर 12 घंटे दिए तो आपसे बेटर निकल जाएगा वो।
So you're working hard, you're working smart, and you're working extra. बिल्कुल No work-life balance. बिल्कुल। और लाइफ में ना आपको मंत्रा। फेजेस बनाने पड़ेंगे। I must say this is one thing coming out from Sahil himself कि ये मंत्रा, that is the mantra. हाँ Right. हाँ, और फेजेस हार्ड बना लो वर्क ना। भी करो, स्मार्ट वर्क भी करो, हाँ। और साथ में एक्स्ट्रा वर्क भी करो, so that you achieve your success faster. I think. फास्टर बिल्कुल। आज तो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई यूथ देख रहा है, मतलब कोई यंग बच्चा देख रहा है जो 21 22 23 24 टाइप्स है, आपके पास तो टेक है, आपके पास तो इंटरनेट पे रिसोर्सेज है, तो आप तो उस लेवल पे पहुंच सकते हो जो शायद मेरे जैसों के लिए बहुत मुश्किल था। मैं तो आज भी बोलता हूँ मेरे बहुत कुछ नुकसान किए है, बहुत कुछ चीज़ें ख़राब करी, क्योंकि इंटरनेट पे कोई बताने वाला ही नहीं था, लोग सच्चे ही नहीं थे, लोग कूल बन के चक्कर में कुछ भी झूठ बोलते रहते थे। मेरे को लगता हाँ भाई सही बोल रहा है। आज कोरा पे ही सारे जवाब मिल रहे सारे जवाब मिल जाते हैं। अरे लोगों को आजकल लगता तो चैट जीपीटी देता है सारा। हाँ चैट, पर वो कस्टमाइज नहीं है ना। कस्टमाइज नहीं है। और तीसरा क्या है, किसी की एडवाइस मत लो। ठीक है, एडवाइस का मतलब क्या कहीं है, से तो लेगा आदमी मैं एडवाइस। समझाता हूँ। हर एक की ना प्रॉब्लम अलग होती है और उसका सॉल्यूशन अलग होता है। तो जो मेरी प्रॉब्लम थी और उसका जो सॉल्यूशन था, वही सेम प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपके लिए नहीं हो सकता शायद। अगर किसी बंदे ने 2009 के अंदर कंपनी बनाई थी, जिस टाइम पे वो चीज़ नहीं थी, भाई कंपटीशन भी तो नहीं था ना। राइट। आज कहना आसान है, ये वो कंपटीशन भी तो नहीं था, मेरे पास वो सोशल मीडिया का प्रेशर भी तो नहीं था ना। आज तो तुमको घूमना भी है, इंस्टाग्राम पे फोटोज़ भी डालनी है, ये भी करना है, वो भी करना है, यूट्यूब पे रीलें भी देखनी है, इंस्टाग्राम पे भी देखना है शॉर्ट वॉट। बट मेरे टाइम पे तो कुछ था ही नहीं, हम तो वेले बैठे थे। तो वो एक बड़ा प्लस था ना मेरे लिए। उसके बाद मेरी लाइफ के अंदर मुझे बहुत सारे लोग मिलते चले गए और मैं किस्मत वाला रहा। मैं हमेशा बोलता हूँ मैं किस्मत वाला रहा, क्योंकि मेरा वो पाथ था। अगर मैं क्रिकेट ना खेलता शायद मुझे वो बंदा नहीं मिलता। अगर शायद मैंने वो पैसे वापसी ना करे होते, शायद मेरे पास रिकरिंग ना आते। राइट। अगर शायद मैंने MBA नहीं करी होती तो शायद मैं कुछ नहीं करता। या मैं सबसे बड़ा पॉइंट लेता हूँ, मेरे पापा ने मुझे कम पैसे ना दिए होते शायद मैं बिजनेस ही नहीं करता, आज मैं केमिकल का काम ही कर रहा होता। बट कहीं ना कहीं हर जगह इंटेंशन तो राइट थी ना। और यार इंटेंशन क्रिकेट सबकी खेलते हुए राइट, भी तो उस बंदे को बिना वेबसाइट का कुछ भी आते हुए यू वाउच्ड फॉर इट कि हाँ मैं कर लूंगा। पर आज अगर कोई कर दे और वो ना कर पाए तो कलेश हो जाएगा ना। हाँ सही बात है। बट उस टाइम पे अगर मैं नहीं भी कर पाता तो क्या हुआ, एक क्लाइंट की ऐड चलाई और नहीं करी, उसके जो हमने पैसे लिए थे, जो उसके ऐड चलाने के पैसे वो थोड़े ना दिए हमने, जो उससे पैसे लिए थे, कमीशन ली थी हमने, वो वापसी कर दी। बट आज के टाइम पे कोई करेगा तो ये नेगेटिव बात भी है ना कि आप किसी का कैंपेन नहीं चला पाए और आप कहते हो कैंपेन चला लिया। तो मैं तुमको कहता हूँ कि काम उठा लो और सीख के फिगर आउट कर लो। पर आज के टाइम पे ये चीज़ उतनी आसान भी नहीं है ना। राइट। तो मतलब मेरा मानना है कि सबसे एब्जॉर्ब करो और फॉर्मूले अपने बनाओ। सबके अलग फॉर्मूले होते हैं लाइफ के अंदर, हर एक बंदे के लिए। मेरे लिए अगर मैं अपनी काम की बात करके चलूँ तो मुझे पेपर पे लिखना पसंद है। मैं अपने थॉट्स को पेपर पे लिखना पसंद करता हूँ, टेक वाला होने के बावजूद। बट मेरे अपने कुछ टीम मेंबर्स हैं, वो गूगल डॉक्स पे पॉइंटर्स बनाना पसंद करते हैं। अब मैं उनको पेपर बनाओ, पेपर ज़्यादा अच्छा होता है। पेपर या वो मेरे को कह के सर गूगल डॉक्स Maybe बनाओ। that's how you like to channelize your thoughts. maybe. Affirmations है अपने अपना सबका तरीका अपना है। अपना है ना तरीका। तो ऐसे ही सबके अलग अलग तरीके होते हैं और वो अपना तरीका आपको खुद ही ढूंढना पड़ेगा, खुद ही इन्वेंट करना पड़ेगा। किसी के प्रेशर में आके ये मत करो कि उसने ऐसा किया था तो मैं भी ऐसा करूंगा और मैं ऐसा हो जाऊंगा। एक बार उसके पॉइंट देखो, ड्रॉप आउट वाली बात ही आ गई ना। किसी ने ड्रॉप आउट किया था, तुम भी ड्रॉप आउट कर रहे हो क्योंकि उसने ड्रॉप आउट किया था और तुम उसको इंस्पिरेशन मानते हो। अंत बेवकूफ़ी है। उसने ड्रॉप आउट किया था भाई, उसका मैं अपनी बात करके चलता हूँ। मैं कह रहा हूँ 3-3 महीने में नौकरी छोड़ी Right. क्योंकि मैं सीखना चाहता था। अरे भाई एजेंसी चल रही थी, अच्छे खासे पैसे आ रहे थे, ठीक है। एजेंसी नहीं भी चल रही होती ना, मेरे पापा का बिजनेस था, फॉल बैक ऑप्शन था। हाँ मेरे पास ऑप्शंस थे। कि कहने वाली बातें आसान होती है कि ऐसा हो जाता वैसा हो जाता। मेरे पास ना पीछे से एक कुशनिंग थी। सबके सब मुझे हमेशा बोलते थे कि भाई इंटरव्यू में जाता था, मैं इंटरव्यू में गया MBA के, जो मैं प्री प्लेस हुआ, तो उन्होंने मुझे बोला कि आपका पापा का बिजनेस है, आपकी एजेंसी भी चल रही है, वाई शुड वी हायर यू। मैं मत करो सर। मैं कहा मैं तो सीखने के लिए आऊँ, आप सिखाओगे मैं करूँगा, मज़ा आएगा, दोनों को मज़ा आएगा, दोनों ग्रो करेंगे। ऐसे ही बोला मैंने। कहता फिर जब मज़ा आना बंद हो जाएगा छोड़ देगा। मैं कहा हाँ छोड़ दूँगा। फिर उसने हायर कर लिया। हायर कर लिया। 3 Idiots वाला सीन हो गया तो आपके साथ। नहीं, और ये 3 Idiots नहीं आई थी तब तक। हाँ आई नहीं थी, बट मैं बोलूँ वही वाला सीन हो गया कि हाँ। मैं सच्चा हूँ, मैं तो साफ बात बता रहा हूँ। अब कहानी है सुनने में तो ये चीज़ बहुत अच्छी लग रही है। राइट। अरे भाई एजेंसी चल रही थी मेरी, नहीं लगती तो क्या फर्क पड़ रहा था, मैं तो चिल में गया था।
हो गया, नहीं हुआ, मैं तो मजे के लिए गया था। तो उस टाइम पे कितना पैसा कमा रहे थे? हाउ मच वर यू मेकिंग? यार मेरे को तो याद नहीं है, जनरली बताऊँ, मेरे को इतना याद है कि लाख रुपए टाइप्स में इंजीनियरिंग फर्स्ट सेकंड ईयर में कमाने लग गया था। सही है। क्योंकि मुझे इतना याद है कि मेरे पापा लाख कमाते थे, मेरा आइडिया था, मेरा लाइफ का गोल था लाख रुपए महीना कमाना है भाई, जिंदगी सेटल। लाइक डिजिटल मार्केट वैसे कितना पैसा कमा लेता होगा अगर मैं बात करूं फर्स्ट ईयर, फिफ्थ ईयर, अगर मैं आज की बात करके चलूँ, आज की बात करके चले तो एवरेज रिटेनर 30,000 रुपये महीने का होता है एक क्लाइंट का, राइट? एवरेज। मतलब अगर आप छोटे लेवल पे भी काम कर रहे हो, इंडियन, इंटरनेशनल छोड़ दो, 4-5 लाख रुपए भी रिटेनर पे जाता है आराम से। मतलब 30,000 आजकल रेस्टोरेंट्स वाले आसानी से रेस्टोरेंट्स ही दे देते हैं। हाँ, बहुत सारे ब्रांड्स दे देंगे आपको 30,000 रुपये रिटेनर। तो 30,000 रुपये रिटेनर, और मुझे लगता है अगर आप सोलो प्यूनर हो, अकेले काम कर रहे हो, तो 10 ब्रांड्स आराम से हैंडल कर सकते हो। तो तीन चैट लाख का धंधा। जीपीटी, हाँ, कैनवा, सब कुछ यूज़ करके, कैनवा, चैट जीपीटी, एआई का यूज़ करके आप सब कुछ करके 10 ब्रांड आराम से हैंडल कर सकते हो। तो 3 लाख रुपए महीने का आराम से रेवेन्यू क्रिएट कर सकते हो। और इसमें आप ही अकेले हो और कोई ऊपर का एसेट का खर्चा नहीं है, घर से ही काम कर रहे हो, घर से ही काम कर रहे हो, तो लैपटॉप 20-30 पे। हज़ार रुपये से ऊपर का कोई खर्चा नहीं है। तो 2.5 लाख रुपए महीना बचता है सूखा सूखा। सूखा सूखा अकेले करने पे। अब यही मान के चलो, आपने 50,000 रुपये का एक बंदा और रख लिया, वो भी आपको 2-2.5 लाख रुपए कमा के दे रहा है, 2 लाख रुपए और बढ़ गया, एक और बंदा रख लो, एक और बंदा रख लो, ऐसे कर लो, बिजनेस बिल्ड हो गया। वैसे बिल्ड हो गया। अरे अब बाप- अगेन ऑन पेपर आसान लगता है, कहना बट आसान, कहानी करना ये है मुश्किल। कि 10 वो बंदे ऑन बोर्ड करना भी बड़ी बात है, और फिर उनको रिटेन रखना भी बड़ी बात है। और वो परफॉर्म करे ना करे वो भी। हाँ, वो भी बात है। एडवाइस सबको ये देता हूँ, नीच पकड़ो एक, क्योंकि सिंपल सी बात, एक नीच करोगे ना, उसका फॉर्मूला समझ में आ जाएगा, क्या चीज़ काम करती है उसमें। वही सेम फॉर्मूला लेके दूसरे पे चले जाओ। अब आपने पहले में एक्सपेरिमेंट किया था, दूसरे में आपको एक्सपेरिमेंट ही नहीं करना है। तीसरे में मूव फास्ट वाला कॉन्सेप्ट आ जाएगा ना, हाँ। आपके लिए आसान हो जाएगा चीजों को। सब आप एक चीज को छोड़ोगे, आपको दूसरे पता को है कि छोड़ोगे, ये छोड़ोगे, चीज़ काम छोड़ोगे। करती है, Right. वही सेम चीज़ सबके लिए बना दो, हम्म। जल्दी हो गई, फास्ट हो गई, आराम से 10 क्लाइंट हैंडल कर सकते हो। और बहुत बड़ा चैलेंज नहीं है 10 क्लाइंट दिन में हैंडल करना मेरे हिसाब से। अनलेस अगर वो तुमको रोज फोन करके एक घंटा लगा रहता है ना, तो तुमको अपने आप को इस तरीके से पोर्ट्रे करना, सर आई एम सुपर I am बिजी super राइट busy right नाउ, हमारा कम्युनिकेशन ओनली ऑन मेल होगा, हमारी वीकली एक मीटिंग हुआ करेगी, इतने से इतने टाइम का स्लॉट हुआ करेगा जूम के अंदर, और हम फिर हम बात करेंगे। बाकी पूरे दिन खाली बैठा बंदा। बाकी हम चाहे कुछ भी करें। नहीं, प्रॉब्लम है ना इंडियन क्लाइंट्स में क्या होता है, मतलब ये फ़र्क बता रहा हूँ इंडियन और इंटरनेशनल में, कि आपकी टाइम की वैल्यू नहीं करते। उनको चाहिए पर्सनल टच हाँ, हर वो चीज आपने कुछ डाला, अभी फोन, हाँ भाई तूने फोटो डाली, इस पे एक कमेंट आई है, इसको डिलीट कर दे भाई, जल्दी कर दे, जल्दी कर दे। अब तुम कुछ भी काम करो, तुम उसको लेके बैठोगे यार। अब तुम कहोगे ठीक है सर मैं हटा रहा हूँ, अच्छा और बता क्या चल रहा है भाई, ये वो। अब तुम ये थोड़ा भाई बिजी हूँ, बाद में बात करते हैं। यार तूने पोस्ट डाले थे पिछले 3, एक नया फोटो शूट करवा दे यार, मैं सोच रहा था मेरे एक चाचा का लड़का है, अब तुम्हारा चमकने जाएगा, एक दोस्त है उसको भी करवाना था तुमको, हाँ हाँ बताओ बताओ उसके बारे में, बात करेगा, तू बता उसके बारे में क्या करते हैं ये वो, तुम पूरी स्ट्रैटेजी बता दोगे, उसको क्या, चल बताता हूँ, खत्म। 2 घंटे खराब। ऐसा होता है। ये प्रॉब्लम ये भी तो है, क्लाइंट्स 10 बजे ब्रीफ दे देते हैं रात को कि भाई 12 बजे चाहिए या कल सुबह चाहिए। नहीं, प्लान चलो ना, हाँ, वही तो प्लान से plan चलो ना। मतलब भाई कह रहा हूँ कि ये आपको एसओपी समझने पड़ेगी, ये चीज़ ज़िंदगी आपको सिखाएगी। और अभी इंटरनेट पे मुझे लगता है ऐसा कोई कोर्स भी नहीं है जो आपको समझा पाएगा कि कैसे आपको रिस्ट्रिक्ट करना है क्लाइंट को, कैसे एक एसओपी टाइप्स बनाना है कि भाई हम इतने टाइम पे ही मिलेंगे, यही हमारा सीआरएम है, जो भी अपडेट है इसी के अंदर आएगी, इतने टाइम पे कॉल्स होगी, आप इसी टाइम कॉल कर सकते हैं। तो वो होना चाहिए। हाँ, मुझे लगता है गैप है। गैप है, यहाँ से बिजनेस बनेगा बढ़िया वाला है ना। यहाँ से बिजनेस बनेगा। लाइफ में इतने साल एंटरप्रेन्योर तो रहे हो, अब काफी टाइम से कंटेंट क्रिएटर बन चुके हो और अब तो बिजनेस इन्फ्लुएंसर हो एक अच्छे लेवल पे। एक ये कैसा, मतलब ये जो ट्रांसफॉर्मेशन था या ये जो जर्नी है एंटरप्रेन्योर से इन्फ्लुएंसर बनने की या फिर कंटेंट क्रिएटर बनने की, वो कैसी रही? और जो बडिंग कंटेंट क्रिएटर्स हैं, यू नो, जो अभी नए नए कंटेंट में आए हैं या स्ट्रगल कर रहे हैं इन लाइफ, उनके लिए कुछ पॉइंटर्स एज यू बीइंग अ सक्सेसफुल कंटेंट क्रिएटर वेयर Some यू, tips. हाँ, वेयर दे कैन लर्न फ्रॉम यू। सबसे पहली चीज़ ऑडियंस समझो, हाँ, ठीक है। आप जो भी पहले तो नीश सेलेक्ट कर लो, सबसे पहले तो नीश सेलेक्ट कर लो, क्या आप बनाना चाहते हो कंटेंट, क्यों बनाना चाहते हो। उसके बाद ऑडियंस सेलेक्ट करो। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है अपनी ऑडियंस को समझना कि कौन मेरा कंटेंट देखेगा, कौन सा एज ग्रुप होने वाला है, क्या होने वाला है, वगैरह वगैरह, ठीक है। थर्ड, हमको अपना टैम समझना है। टैम मतलब टोटल एड्रेसेबल मार्केट, ओके। कि कितने लोग हैं जो वो कंटेंट कंज्यूम करना चाहते हैं। बेस्ड ऑन दैट मैं अपना केपीआई बनाऊंगा। केपीआई मतलब
कि मैं कंटेंट डाल रहा हूँ, मुझे पता लगे कि मैं सही जा रहा हूँ या सही फिर जा नहीं रहा जा रहा हूँ। ठीक है, अभी मैं इसको सबको तोड़ तोड़ के फिर से बताऊंगा, आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल लेके बताऊंगा। और 5वां कंपाउंडिंग, कि आपकी आज की वीडियो है और जो कल की वीडियो है उसमें कुछ ना कुछ ग्रोथ होनी चाहिए। पहली वीडियो में मैं ढंग से बोला नहीं था, अगली वीडियो में थोड़ा बेटर बोलूँगा, उसके बाद और बेटर बोलूँगा। इसमें लाइट अच्छी नहीं थी, अगले में एक लाइट बढ़ाऊंगा। एक ही चीज़ चेंज करनी है हर वीडियो में, बस बहुत ज़्यादा चीज़ नहीं करनी। और सीखना है, मतलब ये नहीं है कि आज लाइट चेंज कर दी, फिर अगले में लाइट ख़राब करके फिर चेंज कर दी, फिर लाइट ख़राब करके चेंज कर दी। मतलब कॉन्स्टेंटली आप चेंज करते रहोगे तो आप इंप्रूव होते जाओगे एज अ कंटेंट क्रिएटर। एक और क्वेश्चन है इसी से हाँ। कंटेंट क्रिएशन में। एवरीबडी हु सक्सेसफुल इन content creation or YouTuber or any Instagram or influencer, they say consistency is the key. आपको कंसिस्टेंट रहना है, आपको रोज अगर रील डाल रहे हो तो रोज रील डालनी है। अदर पॉइंट इज क्वालिटी। अगर आपको एक चीज़ रोज डालनी है तो आपकी हो सकता है क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज हो। तो एज इन योर एक्सपीरियंस व्हाट डू यू सजेस्ट कि क्वालिटी पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए कि कंसिस्टेंसी पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए? KPI क्या है? सारा गेम है KPI। सारा एनालिटिक्स के ऊपर है ना, आप देखोगे भी तो ना कि नहीं, मैं एनालिटिक्स क्या कहूँगा बता रहे KPI, हैं। सारा गेम KPI। KPI क्या है। जैसे एग्जांपल के लिए व्यूज़ चाहिए तो कंसिस्टेंट रहना जरूरी है। ठीक है। अगर आप एक ऑडियंस क्रीड बनाना चाहते हो, एक कम्युनिटी बनाना चाहते हो, तो कंटेंट के ऊपर ज़्यादा फोकस करो। आपको ये समझना है आपका KPI क्या है। वही मैंने बोला ना, ये सारी चीज़ें जो 5 चीज़ें ना बहुत सुनने में बहुत अच्छी लगती है। नीच तो सिलेक्ट कर लेता है कोई भी बंदा कि मेरे को क्या बनाना है। राइट। ऑडियंस को कोई नहीं समझता है। ऑडियंस को क्यों समझते? फ़ायदा क्या होगा ऑडियंस को समझ के? मेरे कपड़े चेंज हो जाएंगे, मेरे बोलने। कोई प्रैक्टिकल चीज़ पे डिस्कस करके प्रैक्टिकल चीज़ पे बात करते हैं। मैंने जब ये YouTube 5 पॉइंट समझा जब दो। मैंने YouTube चैनल शुरू किया, हाँ। तो YouTube चैनल शुरू किया था मैंने एक न्यू रेजोल्यूशन के ऊपर, ऐसे ही कंटेंट बनाया था। जो मन किया बनाते रहो, डालते रहो। ठीक है। बट कुछ टाइम बाद मेरे को रियलाइजेशन हुई कि मैं जो मार्केटिंग करता हूँ, क्या वो मार्केटिंग में यूट्यूब में भी लगा सकता हूँ। तो फिर मैंने ये वाला सीन शुरू किया, मैंने अपनी ऑडियंस को समझना शुरू किया। ठीक है, अब मैंने अपनी ऑडियंस समझी कि मेरी ऑडियंस क्या है। मेरे को डिजिटल मार्केटिंग की मैं उस टाइम वीडियोज़ बना रहा था, तो मैंने ये कहा कि मेरे को उन लोगों का बड़ा भाई या छोटा भाई बनना है। ठीक है, अब क्या था, बड़े अगर मैं एज क्या थी मेरी उस टाइम पे मेरी एज थी शायद 24-25 साल। तो 24-25 साल के अंदर मैं उनका छोटा भाई या बड़ा भाई बन सकता था। मैं विवेक बिंद्रा टेरिटरी नहीं घुस सकता था। विवेक बिंद्रा उस टाइम पे ऐसा लगता था मुझे 40-50 साल के है। अभी मुझे बाद में पता लगा कि उनकी एज कम है, बट उस टाइम में मुझे लगता था 40-50 की टेरिटरी के अंदर है, तो मैं उस डोमेन पे नहीं घुस सकता था। और उससे ऊपर डोमेन में भी थे। तो मैंने कहा कि भाई मैं अगर किसी का छोटा भाई या बड़ा भाई बन गया तो कल को वो मुझसे मार्केटिंग कराएगा। अभी वो अगर मैं उसका बड़ा भाई हूँ तो अभी वो नौकरी कर रहा है, अभी वो पढ़ाई कर रहा है। पढ़ाई करने के बाद जब वो पापा का बिजनेस ज्वाइन करेगा या कल को कुछ भी करेगा तो वो मेरे पास आएगा, तो मैं उसकी मार्केटिंग करूँगा और एजेंसी ग्रो हो जाएगी मेरी। ठीक है, दूसरा, मैं अगर मैं उसका छोटा भाई बन रहा हूँ तो मैं वही प्रॉपर्टीज़ दिखाऊंगा कि वो मुझ पर ट्रस्ट कर पाए। छोटे भाई पर ट्रस्ट कर सकते हैं और वो काम देगा मुझे और फिर बिजनेस ग्रो करेगा। तो मेरे को क्लियर करना था मैं उस एज ग्रुप का हूँ और मैं उसको छोटा भाई बड़ा भाई बनना है। तो उसके लिए मैंने अपनी पर्सनैलिटी को चेंज किया। ठीक है। जब मैंने यूट्यूब चैनल शुरू किया था तो मैं मार्केटिंग वाला था, MBA वाला था, तो शर्ट कोट एक नॉर्मल अटायर था। बट जब मैंने ये शुरू किया, जब मैंने ये वाली चीज़ को समझा, तो मैंने टी-शर्ट्स पे आ गया। मैंने बाल खड़े करने शुरू कर दिए, मैं दाढ़ी करनी शुरू कर दी, मैंने अपनी टोन चेंज कर दी। भाई बात सुन, मैं बता रहा हूँ तेरे को, मैं सुन ले मेरी बात को, देख मैं जो बताऊँगा ना उसको स्टेप बाय स्टेप समझना है। तो ऐसा लगना चाहिए सामने वाले को मैं उसके भाई की तरह उसको बता रहा हूँ, मैं उसके भाई की तरह उसको समझा रहा हूँ। तो मैंने अपनी पर्सनैलिटी को ट्रांजिशन करना शुरू किया। मैं बहुत सारी चीज़ें फेक कर रहा था जो मैं था नहीं, ऑडियंस से रिलेट करने के लिए। ऑडियंस से रिलेट करने के लिए। तो ऑडियंस को समझ के ना आप अपनी पर्सनैलिटी को वो बना लेते हो जो वो देखना चाहते हैं। तो कहने को बहुत आसान है कि ऑडियंस समझो, ऑडियंस का लॉजिक ये है। फिर थर्ड मैंने बोला था टैम ये मैंने बहुत लेट समझा, मतलब मैं बोलूँगा कि शायद 4 साल बाद समझा यूट्यूब पे होने के बाद कि मैं जो कंटेंट बनाता था, बनाने के बाद में मैं कहता व्यूज़ नहीं आ रहे भाई। अब मैंने वीडियो बनाई कैक बाय LTV। आज हम बात करेंगे कैक बाय LTV। आपका कैक बाय LTV कितना होना चाहिए, 2, 4 या 6, और जितना होगा उसके हिसाब से आपके मार्केटिंग एफर्ट चेंज होने वाले हैं। और इतना टेक्निकल कंटेंट, मैं भाई इंडिया में एजेंसीज़ को नहीं पता होगा ये बात, और मैं यूट्यूब में फ्री में बता रहा हूँ और व्यूज़ नहीं आ रहे। और मैं किलसा पड़ा हूँ, भाई ऐसा थोड़ा ना होता है,
इतनी मेहनत कर रहे इतना हैं, ये ज्ञान कर दे रहे रहा हैं, हूँ। इतनी technical- बातें बता और दी बहुत सारे लोगों लोग को। मुझे कमेंट भी कर रहे हैं, भाई जो तुम कंटेंट बनाते हो पूरे इंटरनेट पे कोई नहीं बनाता, फिर भी व्यूज़ नहीं आ रहे भाई, ये वो यूट्यूब ये नहीं करता। मैंने वीडियो बनाई, यूट्यूब एजुकेशनल क्रिएटर को ग्रो नहीं करने देता, यूट्यूब ये वो है वो, बहुत फ्रस्ट्रेटेड। और मैं सबको ये बोलता है यूट्यूब खुद है भाई, ये ग्रो नहीं करने देता अच्छे कंटेंट को, नंगे नाचो, वीडियो वही चलती है। फिर मुझे समझ में आया टैम का कंसेप्ट, कि मतलब ऐसे ही हुआ, मतलब ऐसे ही मैं बैठा हुआ था। ये क्या होता है, हर एक ना जो कंसेप्ट होते हैं ना वो आपस में इंटरलिंक्ड होते हैं। ठीक है। तो जैसे मैंने बोला कि डिजिटल मार्केटिंग कर रहा था, वो वाला कंसेप्ट, ऑडियंस वाला कंसेप्ट हम ऐड चलाने के लिए यूज़ करते थे, वही कॉन्सेप्ट मैंने यूट्यूब में शुरू कर दिया। मैं मार्केटिंग में, इन्वेस्टमेंट में मैं टैम समझ रहा था, वो मेरे दिमाग में है, मैंने कहा टैम मैंने कभी यूट्यूब में क्यों नहीं सोचा। फिर मेरे को समझ में आया, मैं कहा बात तो सही है। तो टैम का मतलब कि कैक बाय एलटीवी कौन देखेगा, जिसको कैक पता होगा, वही देखिए। जिसको एलटीवी पता होगा, और फिर वो सोचेगा अरे भाई कैक बाय एलटीवी कितनी ऑडियंस है, बहुत कम। तब उस ऑडियंस को अगर मैं दिखा भी दूंगा तो व्यूज़ तो कम ही आने हैं ना। तो फिर मैंने ऑडियंस के नंबर समझने वाली सीन करा, कि अगर मैं आज के टाइम पर डिजिटल मार्केटिंग कंटेंट बनाता हूँ और मैं कोर डिजिटल मार्केटिंग कंटेंट बनाता हूँ, मैं एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकता 20-25 हज़ार से ज़्यादा व्यूज़। इतने ही लोग हैं हिंदी स्पीकिंग, क्योंकि क्या होगा, डिजिटल मार्केटिंग वाले जो कोर बंदे हो गए वो हो गए 1 लाख। 1 लाख में से 30-40 हज़ार का तो मतलब की चीज़ नहीं है, वो तो बस ऐसे ही करते हैं, उनको लगता है वो डिजिटल मार्केटिंग करते हैं, राइट, इंस्टाग्राम पे पोस्ट डालते हैं, डिजिटल मार्केटिंग हो गई। ऐड रन कर दिए, नहीं, ऐड भी रन नहीं करते, उनको लगता है डिजिटल मार्केटिंग का मतलब होता है इंस्टाग्राम पे पोस्ट डालना, बस बस उनको ऐसा लगता है। फिर उसके बाद में जो 30-35 हज़ार लोग हैं वो सीखना चाहते हैं, पर उनकी फीड में मैं नहीं आया, उनको मज़ा नहीं आया। और लास्ट वाले जो 30 हज़ार है उन्हीं को हम कैप्चर कर सकते हैं। तो मैं कभी एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकता कि 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख व्यूज़ आएंगे। बट क्या वो 30,000 व्यूज से आर यू सेटिस्फाइड? तो वही है ना केपीआई अगला जो मैट्रिक्स है वो यही है ना, कि केपीआई क्या है हमारा, ठीक है। तो अगर मेरा केपीआई है व्यूज़, तो मुझे वो कंटेंट बनाना नहीं जिसका टाइम छोटा है। राइट, अगर मेरा केपीआई है कि मुझे ऑडियंस बिल्ड करनी है जिससे मैं शायद बाद में कुछ प्रोडक्ट बना पाऊँ, तो मुझे उस ऑडियंस के रिलेटेड कंटेंट बनाना है ना, और उनकी कम्युनिटी बिल्ड करनी है। मतलब मुझे ऐसा लगता है अगर प्रोडक्ट बिल्ड करना है तो आपको कम्युनिटी के चलना काम करना पड़ेगा। यू हैव टू फाइंड लाइक माइंडेड पीपल जो आपकी वो 1 घंटे की वीडियो देखें। तो वो कम्युनिटी बिल्ड करने के लिए मतलब ज़रूरी नहीं है कि हमेशा हाई टाइम कंटेंट बने, राइट, लो कंटेंट टाइम भी कंटेंट बन सकता है। बट अगर आपका केपीआई है व्यूज़, सब्सक्राइबर्स, तो आपको हमेशा हाई टाइम कंटेंट बनाना है। तो अभी हमने रिसेंटली एस्ट्रोलॉजी कंटेंट बनाया, तो ये मेरा हाइपोथेसिस था कि क्या मैं गलत हूँ, क्या मेरी स्ट्रैटेजीज गलत है, मैं थंबनेल गलत बनाता हूँ, टाइटल गलत बनाता हूँ, या मैं बनाता गलत हूँ कंटेंट, इसलिए मेरे को व्यूज़ नहीं आ रहे। लोग कहते हैं बहुत अच्छा कंटेंट है पर मेरा फुद्दू कंटेंट हो सकता है, हाँ। ठीक है। बट पॉसिबिलिटीज। क्या चांसेस है कि मैं कंटेंट का टाइम ही छोटा रखा हुआ है। तो मैंने कहा चलो चेक करके देखते हैं। तो मैंने रिसर्च किया तो मुझे वो ABCD थ्योरी समझ में आई। इंडिया के अंदर ABCD चलता है, एस्ट्रोलॉजी, व्हाट इज दिस ABCD? एस्ट्रोलॉजी, बॉलीवुड, क्रिकेट और डिवोशन, ठीक है। ई को कहते हैं हम एंटरटेनमेंट, F होता है फैशन और फैक्ट्स। तो ये ABCD EF चलता है। तो सबसे बड़ा A है एस्ट्रोलॉजी। और शुरू करते हैं। कंपनी बेची थी रिसेंटली, फ्री थे, मैं कुछ तो नई वसूली पालनी है, तो मैंने शुरू कर दिया। अब जब मैंने शुरू किया तो मेरा बिलीफ सिस्टम 0 था, मैं मानता नहीं था। मैं आ जाओ बोलो मजे करेंगे। उससे पहले एस्ट्रोलॉजी में बिलीव करते थे? नहीं थे। नहीं, ठीक है। देखा आएंगे, बातें करेंगे, व्यूज़ लेके आएंगे और चले जाएंगे। मैंने वीडियो बनाई है बाकायदा। मैंने कहा भाई मैं कुछ नया शुरू कर रहा हूँ और मेरा हाइपोथेसिस है टाइम के ऊपर, मैं इसको करना चाहता हूँ और मैं एस्ट्रोलॉजी कंटेंट बनाऊंगा, हेट मत देना। डालते हैं और एक्सप्लोर करते हैं, व्यूज़ आते हैं नहीं आते। बट उसके लिए आपने डिफरेंट चैनल बनाया ना? बिल्कुल नया चैनल बनाया। हाँ, ठीक और मेरा लॉजिक ये था क्योंकि मिक्स नहीं कर सकता ना, ऑडियंस मिक्स हो गई ना। अगर मैं मल्टीपल चैनल्स की बात करके चलूँ तो मैं अगर अपने मेन चैनल जो इंटेलेक्चुअल इंडीज था, अभी उसको हमने साइल करना कर दिया है, उसके ऊपर कंटेंट बनाता हूँ उन लोगों के लिए जो लोग बिजनेस कर रहे हैं, करना चाहते हैं, बात खत्म। नीश बेस्ड कर दिया ना हाँ, आपने तो पूरा मैं का पूरा। उन्हीं को सोच के बनाता हूँ कंटेंट और किसी को बनाता ही नहीं हूँ। अगर मैं लपास वॉइस की बात करके चलूँ तो वहाँ पे हम डेली बिजनेस न्यूज़ डालते हैं। Right. तो वहाँ पे मेरा क्लियर कट ये गोल है कि वो लोग जो फैक्ट्स, अवेयरनेस, करंट अफेयर्स के रिलेटेड जानना चाहते हैं चीज़ों को, मैं उनको टारगेट करता हूँ। वो फाइनेंशियल टाइम्स है एक तरीके से, हाँ बिल्कुल, एकदम रेलेवेंट कंटेंट। हाँ एकदम रेलेवेंट कंटेंट और इसी कैटेगरी का कंटेंट आएगा, बात हाँ। खत्म। और एस्ट्रोलॉजी कंटेंट कौन है,
वो लोग जिनकी एज 28-29 से अबव है और जो एस्ट्रोलॉजी बिलीवर है, टारगेटेड ऑडियंस पूरा टारगेट completely, ऑडियंस। right. तो मैं हमेशा से, अगर आप पैकेजिंग भी देखोगे ना, तो मैं ये बात नहीं करता कि गर्लफ्रेंड बना लो, मेरी ऑडियंस ही नहीं है। मैंने क्लियर कट बोल रखा है, मैं 28-29 से ऊपर ही बात करूंगा। नौकरी में स्ट्रगल है, बिजनेस में स्ट्रगल है, उन्हीं की प्रॉब्लम्स को एड्रेस करूंगा और किसी को एड्रेस नहीं करूंगा। उसमें भी आप बिजनेस से एड्रेस कर रहे हो? नहीं, कुछ भी कर रहा हूँ। मतलब चलो ठीक है, शादी में दिक्कत है, हाँ, शादी में दिक्कत है, बट यू नो योर ऑडियंस कैसा है, वो डेमोग्राफिक बांट रखा है। हाँ ठीक है। तो मेरी मैथ्स क्या कहती है कि ये जो 29 से लेके बड़ी वाली ऑडियंस है, एस्ट्रोलॉजी वाली ऑडियंस है, 29 से लेके मैं कहूँगा 50-55 वाली ऑडियंस, उसको मैं अपने उस वाले चैनल पे केटर कर रहा हूँ। लपास वॉइस के ऊपर हम कुछ 24 से लेके अगेन 28 तक की ऑडियंस को केटर कर रहे हैं, और जो साहिल खन्ना है उसके ऊपर हम 22-23 से लेके 27-28 की ऑडियंस को केटर कर रहे हैं। अभी इससे नीचे वाली ऑडियंस को मेरे को समझ में नहीं आ रहा कंटेंट कैसे बनाया जाए, क्योंकि मुझे समझ में आया इन लोगों को क्विक मनी कमानी है, ये करना है, पर मुझे वो फिगर आउट नहीं हो रहा कि मैं कैसे वो वाला कंटेंट बना पाऊंगा। सबसे बड़ी बात जो इस वाले एज ग्रुप की है, जिसका एक टिकटॉक बहुत बड़ा एग्जांपल था, इनका रिटेंशन बहुत ज़्यादा कम है। मतलब ओवरऑल सबका ही 3 सेकंड रिटेंशन तो अब आ ही गया इंस्टाग्राम की वजह से और रील्स की वजह से, बट आई थिंक इनका नॉर्मल जैसे मेरा या आपका एक रिटेंशन टाइम होगा, हम फिर भी एक वीडियो को थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। इनके लिए अगर वो स्प्लिट सेकंड में कुछ नया नहीं हो रहा तो दे विल गेट बोर्ड एंड स्विच। तो वही मुझे नहीं पता कि इस ऑडियंस को कैसे अभी केटर करना है, मैं अभी इसको फिगर आउट कर रहा हूँ। तो मेरा गोल इज कि मैं अब अलग अलग टाइप का कंटेंट बनाऊंगा जिससे मैं हर एक ऑडियंस को केटर कर पाऊंगा। ठीक है, कमिंग बैक टू योर पॉइंट, एस्ट्रोलॉजी से आपका टाइम बढ़ गया, बिल्कुल, तो आपके व्यूज बढ़ गए। हमने ऑलमोस्ट 3 महीने में 4 लाख सब्सक्राइबर्स गेन करने वाले, 4 महीने में। ओह वाओ, ऑर्गेनिकली। फिर एक नया चैनल स्टार्ट करो, फिगरिंग आउट विद साहिल खन्ना। नहीं, मेरे को समझ में आ गया ना, मेरे को एस्ट्रोलॉजी समझ में आ चुका था। राइट, हमने 4-5 वीडियो डाली थी, पहली वीडियो नहीं चली, दूसरी वीडियो में शायद हमारे 1 लाख व्यूज आ गए थे। हाउ मच डू यू थिंक आज की डेट में एक एवरेज यूट्यूबर कितना पैसा कमा लेता है, और कोई बडिंग यूट्यूबर है उसको कितना टाइम लगता है एक लेट्स से 1 लाख रुपए मंथली कमाने में? यार मैं ऐसे यूट्यूबर्स को पर्सनली जानता हूँ जिनको शुरू करे हुए 3 साल हो चुके हैं और वो अभी भी 1 लाख तक नहीं पहुँचे। ठीक है, और वो ठीक ठाक यूट्यूबर्स है, मतलब जानते हैं लोग हमारी कैटेगरी के नाम। और कुछ ऐसे यूट्यूबर्स को भी जानता हूँ जिन्होंने 1 साल, मतलब मैं आइडिया देता हूँ, हमको जो एस्ट्रोलॉजी वाला चैनल है वो 2.5 लाख रुपए मोटा मोटी देता महीने का एडसेंस से। ठीक है, क्लियर कट बात है। और कितना टाइम हो गया स्टार्ट करे हुए? 3-3.5 महीने। ये एडसेंस से यूट्यूब के थ्रू है? यूट्यूब के थ्रू है। अभी इसमें स्पॉन्सरशिप नहीं करते हम, अभी मेरे को जरूरत नहीं है स्पॉन्सरशिप करने की, बट स्पॉन्सरशिप करो तो एवरेज हमारे 1-1.5 लाख व्यूज़ आ रहे हैं, तो मोटा मोटी अपने को 1-1.5 लाख रुपए मिल सकता है। अच्छा, एक और क्वेश्चन है, यूट्यूब पे जो वीडियो पे ऐड आता है वो कंटेंट क्रिएटर के हाथ में होता है कि वो ऐड आए या ना आए, या वो यूट्यूब डिसाइड करता है? वो यूट्यूब डिसाइड करता है, मतलब कौन सी ऐड आएगी वो यूट्यूब डिसाइड करता है। पर ऐड चले ना चले ये वो भी हाँ, आपके हाथ में वो हमारे हाथ में होता है। वो आपके हमारे पास मोनेटाइजेशन ऑप्शन होता है, मोनेटाइजेशन ऑन करना है ऑफ करना है। अगर हमने ऑन कर दिया तो ऑन हो गया, तो अपने आप ऐड जाएगी। फिर उसमें प्लेसमेंट का भी ऑप्शन होता है। ठीक है, कि हम एड्स कहाँ लगाना चाहते हैं। तो एक प्लेसमेंट होता है मैनुअल प्लेसमेंट, एक होता है ऑटो। ओके, ऑटो में क्या करेगा वो अपने आप, किसी को 3 मिनट पे ऐड दिखाएगा, तो किसी को 5 पे दिखाएगा, किसी को 6 पे दिखाएगा, अपने आप। डिपेंडिंग ऑन लेंथ ऑफ द वीडियो। सिंपल सी बात, मैनुअल करते हो तो ज़्यादा पैसा कमा सकते हो क्योंकि नंबर ऑफ एड्स बहुत सारी लगा सकते हो। So one more interesting question. हाँ, If a person is doing Instagram, ठीक है, इन्फ्लुएंसर बनना चाहता है और उसको बेस्ट टू बेस्ट रीच चाहिए और बहुत सारे फॉलोअर्स भी चाहिए, क्या मंत्र है उसके पीछे? नंगा नाचो। बहुत चलोगे। सबसे बढ़िया तरीका है, नंगा नाचो, बहुत चलोगे। पुनीत सुपरस्टार बन जाओ। हाँ, बस सेम यार, रीच चाहिए ना, बस ऐसी चीजें करो। शार्क टैंक के आने से व्हाट डू यू थिंक कि स्टार्टअप इकोसिस्टम में कितना फर्क आया है? स्टार्टअप इकोसिस्टम में तो उतना नहीं आया, लोगों के अंदर वॉनोबी का क्रेज जरूर बढ़ गया। जज्बा। देखो मैं सच्चाई बताता हूँ, जब शार्क टैंक आया तब से फंडिंग क्रंच चल रहा है। अच्छा, बात ये है, रियलिटी है। ठीक है, जब से शार्क टैंक आया फंडिंग क्रंच तो चल रहा है, तो इतनी आसानी से पैसा नहीं मिल रहा है मार्केट में, जो पहले मिल जाया करता था। मैं कहूँगा ड्यूरिंग कोविड ना दबा के फंडिंग मिल रही थी। मतलब आप अभी शुरू करो और आप मांगो और आपको कहेगा पकड़ भाई तू, क्योंकि डेटा बहुत तेजी से स्केल हो रहे थे ना, और सबको लग रहा था अब जिंदगी भर कोविड में ही रहना है। ओके, यही ऑनलाइन होगा, ये बायजूस का वैल्यूएशन इतना बड़ा कोविड के चक्कर में तो बड़ा,
बहुत सारे एडटेक का वैल्यूएशन बढ़ा इस चक्कर में बढ़ा। तो वो पेटीएम फ्लॉप हुआ, उसके बाद में इन्वेस्टर डर गए, इन्वेस्टर डरने के बाद में फंडिंग रुक गई। तो लोगों को तो क्रेज़ आ गया है भाई, बिजनेस करना है, बिजनेस करना है, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। बिजनेस कंटेंट का कंजम्पशन बढ़ गया। बट अगर आप फंडिंग एक्सपेक्ट कर रहे हो तो उस लेवल पे फंडिंग नहीं बढ़ी है। अगर मैं शायद पिछले साल की डेटा की बात करके मैं पिछले साल की अगर डेटा की बात करके चलूँ तो शायद पिछले कुछ सालों में सबसे कम फंडिंग मिली है। हाँ, मिल ही नहीं रहा पैसा। फिनटेक को कहाँ मिल रहा है? अगर आप देखते हो, एक टाइम था जब मैं बस ये बनाता था, आज इसको फंडिंग मिली, आज इसको फंडिंग मिली, आज इसको। अब मिलती नहीं है, हफ्ते 2 हफ्ते में तो 3 हफ्ते में एक फंडिंग मिलती है। वीसीस को भी तो समझ आ गया ना कि अभी ये बबल अभी नहीं, उनको पता क्या है, अभी वीसी, सिंपल सी बात, वीसी को क्या करना है? पैसा मल्टीप्लाई। वो आपके चाचा का लड़का तो लगा नहीं है। हाँ सही बात। तो आप कुछ भी कर रहे हो, उसको क्या लेने देना? अब आपके पास में 100 रुपये है, अब आपको बताइए 100 रुपये मेरे पिज्ज़ा वाले ब्रांड में डालोगे तो 100 रुपये 300 रुपये बन सकते हैं। इनके एआई ब्रांड में डालोगे तो 100 रुपये 10,000 रुपये बन सकते हैं। तो आप कहाँ डालोगे? बात खत्म। तो इसलिए नॉर्मल को फंडिंग नहीं मिल रही है। एआई एक बज़वर्ड बना हुआ है, तो इन चीज़ों में ज़्यादा फंडिंग मिल रही है क्योंकि वो बहुत तेज़ी से स्केल हो रही है चीज़ें। एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जो हर बंदा जो इस समय शायद जॉब छोड़ के आना चाहता है, एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है या बना हुआ है, स्ट्रगल कर रहा है। 3 reasons from according to you, 3 reasons why startups fail. 3 रीजंस। हाँ एक तो पहले प्रोडक्ट मार्केट फिट नहीं होता और स्केल करना प्लान कर लेते हैं। ठीक है। मतलब उनको लगता है मेरा प्रोडक्ट इज़ बेस्ट और वो दबा के ऐड चलाना शुरू कर देते हैं। टेस्टिंग एक्सपेरिमेंट होता नहीं है और उसको मेजर नहीं करते और फेल हो जाता है। दूसरा फंड्स, कि लोगों को लगता है कि मैं एक काम कर रहा हूँ और मैं तो आग लगा ही दूंगा और पैसे तो आ ही जाएंगे। आपके पास में काम करने से पहले एक फ़ंड होना चाहिए, एक रनवे होना चाहिए। आइडली 8 महीने का कम से कम पैसा होना चाहिए। मान के चलो 8 महीने तक प्रॉफिटेबल नहीं होगे, पर बंदे कहते हैं भाई दूसरे महीने में पैसा आ जाएगा, फिर तो घुमाना ही है। बट ऐसा नहीं होता है। ठीक है। तो बहुत सारे बिजनेस इसलिए भी हो जाते हैं क्योंकि उनके पास फंड्स का बैकअप नहीं होता है। फिर थर्ड इज स्किल, कि बंदों के पास बिजनेस रन करने का स्किल ही नहीं होता है। उन्होंने यूट्यूब पे वीडियो देख ली, यहाँ से देख ली, वहाँ से देख ली कि भाई बिजनेस 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 बिजनेस, और वो घुस जाते हैं बिजनेस के अंदर। फंड्स भी थे, एक खेत बेच दिया, पैसा आ गया, भाई पैसे की तो टेंशन नहीं, अपन तो कर लेंगे। उसके बाद में शुरू किया, बट बिजनेस का इंटेलेक्ट ही नहीं था। लोग आ रहे हैं और काट के जा रहे हैं। तो अगर 3 मेजर प्रॉब्लम बात करके चलूँ तो ये है। एंड 3 मेजर रोल्स जो हर स्टार्टअप बंदा, जो भी whosoever wants to start a startup, 3 major roles that are very important, कि ये 3 roles होने ही होने चाहिए स्टार्टअप में। अगर एक बंदा भी कर सके तो भी चलेगा ना। हाँ, एक बंदा भी कर सके, क्योंकि मुझे लगता है आज के टाइम पे सोलोप्रेन्योर्स एक बहुत अच्छा नीश है और इट्स पॉसिबल। एआई के बाद भी इट्स पॉसिबल। एक बंदा चाहिए आपको मार्केटिंग वाला, सीएमओ, ठीक है। एक फिर सीईओ चाहिए, एक सीईओ चाहिए जो सब कुछ ऑपरेट करेगा, और एक चाहिए आपको ऑपरेशंस मैनेजर। आपको ये 3 चीज़ चाहिए। बिजनेस धंधा एकदम फर्स्ट क्लास चल जाएगा। ऐसा नहीं है, मतलब ये जो हमारा ऑपरेशंस वाला है, ये फील्ड टू फील्ड चेंज हो सकता है। अगर कोई टेक प्रोडक्ट है तो मैं सीटीओ कह दूंगा, तो सीटीओ वाला कह दूंगा, क्योंकि ऑपरेशन अगेन वो टेक से ही रन होने वाला, तो इसलिए कह रहा हूँ मैं। सो यू आर सेइंग सीएमओ, सीईओ, सीटीओ और सीएमओ, या फिर जो भी आप काम कर रहे हो, जो भी जिस कैटेगरी का काम कर रहे हो, उस फील्ड के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। सो थैंक यू सो मच साहिल भाई फॉर कमिंग। साहिल भाई, थैंक यू। जो देख रहा है थैंक यू इतना लंबा देखने के लिए।